सत्ता परिवर्तन होगा पंजाब में? सरकार तो इस बार बीजेपी ही बनाएगी पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जी का समय बहुत खराब आने वाला है और अगले साल ये जेल जाएंगे। फिर से जेल जाएंगे? मीन राशि में अभी भी शनि बकरी चल रहा है और इस साल नहीं, पिछले साल भी बकरी। एक नाम और आता है बड़ा, राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरी गणना में नितिन गडकरी का डाउनफॉल होने वाला है। तो अभी 3-4 राशियां बहुत खराब चल रही हैं। 2023 से कर्क राशि वालों का समय, एक चीज बड़े दावे के साथ बोलूं जी, जिस जन्म पत्रिका पे मैंने एक बार रिजल्ट दे दिया, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आज ज्योतिष का बहुत खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो भविष्यवाणियों के बारे में ये जिक्र हम करने वाले हैं, वो पर्दा आज उठने वाला है ज्योतिष की कुछ बातों को लेकर, जिससे अभी तक आप लोग पूरी तरह से अवगत नहीं थे। क्योंकि अवेयर होना बेहद जरूरी है। ज्योतिष नाम पे बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है। हर कोई भविष्यवाणियां करता है, हर कोई उपाय बताता है, कोई कुछ कहता है, कुंडली को लेकर कोई कुछ कहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? क्या एक जन्म पत्रिका आपकी जिंदगी का लेखा जोखा है? क्या सब कुछ उसमें लिखा हुआ है? क्या सिर्फ गोचर से ही सब कुछ पता लग जाता है? क्या लग्न देखना बेहद जरूरी है? आखिर कैसे कोई समझ सकता है? आम इंसान ज्योतिष की भाषा को कैसे समझेगा? ये पॉडकास्ट आपको बताएगा। अगर आखिर तक ये पॉडकास्ट आपने देखा तो बहुत कुछ मिलेगा। हम बात इसमें पॉलिटिकल एंगल की भी करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर करेंगे, सीएम यूपी के योगी जी उनको लेकर करेंगे, पंजाब को लेकर होगी, बहुत सारी भविष्यवाणियां होंगी, पॉलिटिकल भी इसमें आपको दी जाएंगी। और अभी तक ऐसी भविष्यवाणियां करी हैं जो सटीक हुई हैं। चाहे हम बंगाल की बात कर लें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, जो जो भविष्यवाणियां गुरु जी द्वारा की गई हैं सटीक साबित होती है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रो संत जी की। एक ऐसा नाम है जिन्होंने ज्योतिष की परिभाषा को बदला, ज्योतिष को एक नए तरीके से समझाया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये गोचर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैमिनी ज्योतिष पे बात करते हैं, नाड़ी ज्योतिष पर बात करते हैं। तो बहुत कुछ हम भी बात करेंगे, खास आपके लिए लेकर आए हैं पॉडकास्ट। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप गुरुजी? मैं बहुत बढ़िया हूँ गुरुजी। जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ होगा खास, क्योंकि आप जैमिनी ज्योतिष हो गया, नाड़ी ज्योतिष हो गया, गोचर बहुत फोकस करते हैं। मतलब अगर मैं कहूं, आपके पास ही विख्यात हैं आप इसी चीज के, कोई और इन चीजों पे इतना फोकस नहीं करता है। लेकिन हर कोई भविष्यवाणियां भी कर रहा है, तरह तरह की बातें हर किसी के सामने आ रही है। तो शुरुआत यहां से करेंगे गुरुजी, D1 और D9, जिसे हम D1 यानी कि लग्नेश कहते हैं, या नवमास D9, इन दोनों को समझाइए। क्या ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने के लिए, किसी की जन्म पत्रिका देखकर उसके बारे में बताने के लिए? इनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? देखिए, लगन कुंडली और नवमांश कुंडली जी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म। जैसे पिता और पुत्र, हम्म। लगन कुंडली पिता, नवमांश कुंडली पुत्र। हम्म। हर पिता की इच्छा होती है कि हमारा पुत्र कामयाब हो। इसको एक आसान भाषा में जी। कहें तो अगर लगन कुंडली वृक्ष है तो हम्म। नवमांश कुंडली फल है। और वृक्ष की उपयोगिता तभी तक है जब तक उसमें फल नहीं आए। फल नहीं आ रहा तो वृक्ष बेकार है। कुंडली चाहे जितनी बढ़िया हो, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लालन पालन अच्छा होगा। जैसे कोई बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लगता है खूब बढ़िया करेंगे, बाद में आप 20 साल बाद देखते हैं तो कुछ नहीं किए। लग्न कुंडली अच्छा होना मतलब आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है, हुनरमंद बनाता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती है, 24 साल की उम्र के बाद नवमांश कुंडली काम करती है, विवाह के बाद नवमांश कुंडली काम करती है, 36 के बाद तो नवमांश कुंडली ही काम करती है जी। व्यवहार है कुंडली, नवमांश कुंडली रिजल्ट है। और इसको जैमिनी ज्योतिष में बड़ा शानदार तरीके से परिभाषित किया गया। अगर कुंडली में राजयोग बना, कुंडली में राजयोग बना, अच्छा, और अगर नवमांश कुंडली में राजयोग नहीं बना तो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, नवमांश में बनना बेहद जरूरी है। नवमांश में बना और कुंडली में नहीं है तो आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी। 20, 22, 25 साल आपकी सामान्य शुरुआत होगी, लेकिन उसके बाद अचानक आप तेजी से ग्रोथ करेंगे। D9 नवमांश कुंडली वृक्ष का फल है जी। और कुंडली D1 वृक्ष है। तो वृक्ष पे अगर फल नहीं है तो वृक्ष बेकार है। कई बार वृक्ष बहुत खराब है, टेढ़ा मेढ़ा, सड़क के किनारे गिरा पड़ा है, लेकिन उसमें फल आ रहा है, फल बड़े लाजवाब है। तो कई बार कुंडली खराब है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नवमांशा अच्छा है तो उसमें फल लाजवाब होंगे। अच्छा। कई बार वृक्ष बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया वृक्ष, फल नहीं आ रहे हैं या फल कड़वे हैं, फल स्वादिष्ट नहीं है, तो D9 के बगैर कुंडली देखना कुंडली के साथ अन्याय करना है।
अच्छा। हमारे गुरुजी कहते थे कि D9 के बगैर कुंडली देखना कुंडली के साथ बलात्कार करना। जी, तो D9 की उपयोगिता अंतिम सत्य। लेकिन गुरुजी D9 को जितनी प्राथमिकता आप दे रहे हैं आज की डेट में, मैं बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें देखता हूँ जो D9 को प्राथमिकता देते हैं। आप क्यों दे रहे हैं इतनी प्राथमिकता? देखिए, हमारी जैमिनी ज्योतिष पे पकड़ है, नाड़ी ज्योतिष पे पकड़ है, पराशर ज्योतिष में पढ़ाता हूँ, करता भी। कुंडली में व्यवहार देखा जाता है। अब D9 लोग देखते ही नहीं। लोग क्या करते हैं, कुंडली पे ही सब कुछ बोलना चालू करते हैं। कुंडली अच्छी है, तारीफ पे तारीफ। अब शादी मिलाते समय लोग कुंडली देख करके मांगलिक है नहीं है और शादी मिला देते हैं। जी। हम D9 के बगैर शादी नहीं मिलाते। अच्छा। D9 आपका अंतिम रिजल्ट है, उसके बगैर कुछ नहीं है। अब जो लोग D9 नहीं देखते उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। उनको मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता और वो दूसरों की गणना कर रहे हैं। ये तो वैदिक ज्योतिष का सवाल है। नाड़ी ज्योतिष जो मुझे सीखने में 8 साल लगे, नाड़ी ज्योतिष आज भी हमारे दिमाग में पूरी तरह कवर नहीं हो पाती। विशाल समुद्र है, 72 प्रकार की नाड़ी ज्योतिष होती है। मैं जैमिनी ज्योतिष पे पूरी कैलकुलेशन करता हूं। कल का एक प्रसंग सुनाता हूं जी, क्योंकि मेरे पास तो रोज लोग आते हैं कुंडली दिखाने। कल एक डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस आया मेरे पास, तो मैंने सोचा शायद शादी का सवाल होगा, क्योंकि 93 के बर्थ था, लेडीज की जन्म पत्रिका थी, तो मैं मान लिया कि इनका सवाल शादी को लेकर। और मैं सवाल लेता नहीं, मैं किसी से कोई सवाल नहीं लेता। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दे दीजिए, मैं अपनी तरफ से बात करूंगा, फिर लास्ट में आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल करें। ठीक है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा इनका समय खराब चल रहा है, इनके प्रेम प्रसंग खराब हुए हैं, या इनकी एंगेजमेंट टूटी है, और इनकी आगे शादी होगी तो डिवोर्स होगा। जिनकी कुंडली थी उन्होंने कहा कि मैं कुछ सवाल करूं, मैंने कहा करिए। बोले कि मेरी शादी हुई थी और शादी टूट गई। तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी टूटनी थी। अब प्रेम प्रसंग वाली बात उन्होंने हल्की छुपा ली। शादी से पहले अगर सूरज विवाह स्थान पर बैठा हो, मेरा जो रूल होगा वह रूल आप कहीं भी लगाएंगे लगेगा। अगर सूरज विवाह स्थान पर बैठा, कुंडली व्यवहार है शादी से पहले, नवमांश कुंडली शादी के बाद, अगर 7वें घर में सूरज विराजमान है किसी भी महिला की जन्म पत्रिका में, पुरुष की जन्म पत्रिका में, तो या तो उसका रिलेशनशिप टूटेगा, और अगर रिलेशनशिप नहीं है तो उसकी एक शादी फाइनल होकर टूटेगी, या उसकी एक एंगेजमेंट टूटेगी, उसके बाद शादी होगी। और अगर नवमांश कुंडली में कुछ विवाह विघटन वाले योग बने हो, जो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, जी गुरुजी, वो योग बन गए थे नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली शादी के बाद काम करती है। उनकी शादी हुई, लड़का बार बार बोले कि मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे शादी नहीं रखनी, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। लड़की 2 से 3 महीने बाद अपने घर आ गई। यानी उनकी किस्मत में विवाह टूटना लिखा था, कारण जो भी हो। तो अब बिना नवमांश कुंडली के कोई भी बात करें तो बात गलत है। इसके बगैर मैं ज्योतिष नहीं करता। गुरुजी, लेकिन अगर लग्नेश नीच का है किसी इंसान का कुंडली के अंदर, और लेकिन उसके लग्न मजबूत है, तो क्या परिणाम मिलते हैं एक जैसे, या डिफरेंस होंगे लाइफ के अंदर? नहीं, देखिए वैदिक ज्योतिष का सवाल है, पराशर ज्योतिष का सवाल है। लग्नेश अगर कमजोर है और लगन मजबूत है, यही सवाल था ना आपका जी। तो लग्नेश कमजोर होगा तो लगन मजबूत हो ही नहीं सकता। भाव भावेश कारक 3 चीज चलते हैं। लगन है भाव, उसका स्वामी है भावेश, और उसके कारक होते हैं सूरज जी। अगर मान लीजिए किसी की सिंह लगन की कुंडली है, तो सिंह लगन पे अगर मान लीजिए बृहस्पति बैठ गया तो भाव तो मजबूत हो गया, लेकिन उसका स्वामी सूरज 8वें चला जाए तो भावेश कमजोर हो गया, और कारक भी लग्न का सूरज होता है। तो वैदिक ज्योतिष में देखा जाता है कि लग्नेश अगर कुंडली में अच्छा है वही इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक व्याख्या करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ, ये हुआ लगन, अब वो चला गया लंदन, ये हुआ लग्नेश। अब वहां पे वो अच्छी पोजीशन में है या खराब पोजीशन में। अगर मान लीजिए वहां पे खराब पोजीशन में है तो वहां उसको कष्ट होगा। तो आप कहां हैं प्रेजेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। तो लगन पैतृक भूमि हुई, लग्नेश आप कहां पे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और उसका कारक मजबूत होता है तो आपकी स्थिति अच्छी होती है जी। लेकिन मैं वैदिक ज्योतिष नहीं करता। नाड़ी ज्योतिष में कोई भी लगन हो, जैसे सिंह लगन की कुंडली है तो उसके सूर्य की भूमिका को स्पष्ट करेंगे, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में
कोई भी लगन हो, 1 नंबर का लगन होगा। वहां सिंह राशि हटा देंगे, 1 नंबर। जिसका कारक होता है मंगल और उसका स्वामी होता है मंगल और कारक होता है सूरज। तो हम लगन को देखना है तो सूरज और मंगल को देखना पड़ेगा। गुरुजी फिर वैदिक ज्योतिष की प्राथमिकता खत्म हो जाती है? खत्म नहीं होती। मेरे अपने अनुभव की बात है, वैदिक ज्योतिष और पराशर ज्योतिष 40% सही जाते हैं, 60% सही नहीं जाते। अच्छा। और मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं 40% पे मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी अभी क्लास चल रही है, ज्योतिष की क्लास चल रही है। मैं उसमें सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा पराशर ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष। मैंने सबसे पहले पढ़ाया नाड़ी ज्योतिष और जैमिनी पढ़ा रहा हूँ, अब गोचर पढ़ा रहा हूँ। किसी भी कुंडली में, अब जैसे मैंने आपको बोला 7वें घर में सूरज बैठा, उसका विवाह शादी से पहले एक शादी फाइनल होकर रुकेगी या उसका एक प्रेम प्रसंग टूटेगा या एक एंगेजमेंट टूटेगी। अब यहाँ तो मैंने कोई राशि की बात कही नहीं, सिर्फ मैंने हाउस की बात कही। अब ऐसा तो नहीं कह रहे कि तुला राशि में हो तो ये करेगा, मेष राशि में हो तो नहीं करेगा। हमारी नाड़ी ज्योतिष जो कहती है कि लग्न कोई भी हो, हाउस इंपॉर्टेंट होता है। तो 10वें घर में जिसका भी चंद्रमा बैठा हो, ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है, उसकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। ये तो 100 में 100% लागू होगा। दूसरा नंबर, उसकी माता को कैंसर होने की संभावना 70% होगी। 10% पिता को कैंसर होने की संभावना होगी। जिसका 10वें घर में चंद्रमा हो, अक्सर वो पढ़ने में बहुत तेज नहीं होते। 10वें घर के चंद्रमा को पढ़ाई के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर। अब इसमें राशि जो भी हो, लग्न जो भी हो। वैदिक ज्योतिष में क्या है कि 10वें चंद्रमा उच्च का है तो अच्छा हो गया, 10वें चंद्रमा नीच का है तो खराब हो गया। वृश्चिक लगन की कुंडली हो तो चंद्रमा भाग्येश बनता है, बहुत अच्छा हो गया। वहीं कर्क लगन की सिंह लगन की जन्म पत्रिका हो तो चंद्रमा खराब हो गया, कर्क लगन का हो तो अच्छा है। लग्न बदलते हैं, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी बुरी होने लगेगी। यहाँ नाड़ी ज्योतिष कहती है कि नहीं, हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा। लग्न पहला घर है, पहला घर अगर चंद्रमा पहले घर में बैठा हो, वह व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा होगा, खूब बढ़िया पढ़ेगा। उसके जन्म से पहले 1-2 भाई बहन की मृत्यु हुई होगी, गर्भ में मृत्यु हुई हो या उनका जो है प्रीमेच्योर पैदा हुए हो, जो भी है। 10वें चंद्रमा वाले को माता के अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। अब जिसका चौथा चंद्रमा बढ़िया है, माता के लिए अच्छा है, स्वयं के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। वैदिक ज्योतिष कहती है कि कारक, जिस भाव का कारक उसी हाउस में बैठ जाए, उस भाव का नाश करता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नाड़ी ज्योतिष में चौथे घर का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, 9th का चंद्रमा अच्छा होता है, 5वें घर का चंद्रमा अच्छा होता है, 8वें घर का चंद्रमा खराब होता है, 6ठवें घर का चंद्रमा खराब होता है। हाउस ही इंपॉर्टेंट है। और नाड़ी ज्योतिष में कहती है कि ग्रह जिस हाउस में गए वहां अगर अच्छा फल है तो अच्छा करेंगे, बुरा है तो बुरा करेंगे। तो इसलिए लगन लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष अभी आपने तजुर्बे में सप्तम भाव की गुरुजी बात करी। ये भी लोग कहते हैं ना कि अगर राहु सप्तम भाव में है तो हमेशा तलाक होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? 50%। 100% क्यों नहीं है? देश काल परिस्थिति। अब गांव में चले जाएं, जहां विवाह 7 जन्मों का बंधन होता है, जहां लोग पति को भगवान मानते हैं, वहां डिवोर्स नहीं होगा, मैरिज लाइफ खराब रहेगी। अच्छा। पार्टनर के साथ संबंध खराब रहेंगे, तालमेल की दिक्कत रहेगी, हेल्थ बाधा रहेगी। लेडीज की जन्म पत्रिका में अगर 7वें घर में राहु बैठा है तो उसको गाइनो प्रॉब्लम होगी, आगे चलकर यूट्रस रिमूव होगा और उसके अपने पार्टनर के साथ संबंध खराब रहेंगे। शहर में है जहां पे लोग इंडिपेंडेंट हैं, वहां पे डिवोर्स हो जाएगा। इसलिए मैंने 50% बोला। और गुरुजी जैसे इसमें आपने एक चीज और शुरू में बताई थी कि विवाह का देरी में जो होती है असली कारण भी सप्तम भाव ही है। और कौन कौन से हमारे भावों से हम देख सकते हैं कि विवाह में देरी हो रही है? पहला नंबर सेकंड स्थान। अच्छा। सेकंड स्थान जो होता है, हाँ, वह आपके कुटुंब का होता है। ठीक है। कुटुंब देखा जाता है दूसरे घर से, शादी के बाद ही कुटुंब बनता है। कुटुंब में पार्टनर होता है, बच्चे होते हैं। दूसरा नंबर 8वां घर जो विवाह की कुटुंब है। 7वां घर अगर विवाह है तो 8वां घर विवाह का कुटुंब है। और कुंडली का दूसरा घर कुटुंब होता है, कुटुंब में पत्नी आती है, बच्चे होते हैं। ठीक है। ये तो वैदिक ज्योतिष का रूल है। मैं आपको एक आसान सा रूल बता रहा हूं जो पलक झपकने से पहले आप रिजल्ट सामने ला रख देंगे। अगर किसी कुंडली में बहुत अनमोल सूत्र है, मैंने अपनी पॉडकास्ट पे बोला है,
जैमिनी ज्योतिष में 7 कारक लिए जाते हैं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। उसमें जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है वो आपके विवाह का प्लेनेट होता है। जो सबसे कम डिग्री है वो आपके विवाह, और उससे जो थोड़ा ज्यादा है वो आपके विवाह को खराब करने वाला प्लेनेट है। अच्छा। तो अगर जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, अच्छी जगह हो, तो विवाह आसानी से हो जाएगा। और अगर विवाह का प्लेनेट कुंडली में खराब जगह पे प्लेसमेंट हो और ज्ञाति कारक जो उससे थोड़ा सा ऊपर की डिग्री होती है, जिनको नहीं समझ में आता नेट पे डालेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस डालेंगे तो उसमें बता देगा कि विवाह का वाला प्लेनेट कौन है और ज्ञाति कारक कौन है। तो अगर विवाह का प्लेनेट कलत्र कारक और विवाह को डिस्टर्ब करने वाला प्लेनेट ज्ञाति कारक अगर कुंडली में एक साथ बैठा है तो उसकी शादी आसानी से नहीं होगी। अच्छा, इतनी परेशानियां बनती हैं। 8-10 साल लग जाएंगे। और अगर नवमांश कुंडली में दोनों एक साथ हो गए तो उसका डिवोर्स होगा। 1 सेकंड का काम है, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा। शुक्र जिसका 8वें घर में बैठा हो, विवाह उसकी आसानी से नहीं होगी। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल लग जाएंगे। मैं बहुत सी महिलाओं को जानता हूं जिनका शुक्र 8वें घर में विराजमान था, 20 साल की उम्र से शादी का प्रयास हुआ और आज 30 साल हो गए, अभी तक कोई रिश्ता फाइनल नहीं हुआ। 200 रिश्ता तो मैंने देखा होगा कि 10 साल में 200 रिश्ता आए होंगे। अच्छा। 8वें घर का शुक्र वाला पसंद नापसंद के चक्कर में शादी लेट होती है। और अगर पहले शादी हो गई तो विवाह का सुख 36 साल तक नहीं मिलता, क्योंकि 8वें घर में शुक्र जाके खराब हो जाता। शुक्र है आपकी मैरिज लाइफ। नाड़ी ज्योतिष कहती है, जैमिनी ज्योतिष कहती है कि कलत्र कारक और ज्ञाति कारक अगर एक साथ बैठा है तो ये अच्छा नहीं। तो गुरुजी, जो आज के डेट में लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, राशियों के आधार पर भविष्यवाणियां हो रही हैं, कुंडलियां देख के लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं नवमांश की बात करूं तो उसका रोल क्या है? नवमांश आपका भाग्य है, आपका विवाह है। क्योंकि आप भी भविष्यवाणी कर देते हैं, वो भी सटीक हो जाती हैं, और लोगों की होती है लेकिन फेल भी हो जाती हैं, आपकी नहीं होती। देखिए, ज्योतिष का दुर्भाग्य है हाँ, कि जिसको ज्योतिष का 2% भी आता है वो भी भविष्यवाणी कर रहा है। जिसने ज्योतिष में पूरा जीवन लगा दिया वो भी भविष्यवाणी कर रहा है। मंदिर में बैठे हुए पंडित जी जिनका काम है मंत्र पढ़ना, वो भी कुंडली देख रहा है। हाँ, उनको 9 ग्रह 12 राशियां पता है, पंचांग खोले बता दिए। इसमें कोई दावा नहीं कि इस लेवल पर जाने के बाद ही आप कुंडली पढ़ सकते हैं। जैसे डॉक्टरी पढ़ाई में जब तक आप सर्जरी की पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे। ज्योतिष में नहीं है। ज्योतिष में 9 ग्रह पता, 12 राशियां पता, आप भी कुछ बोल दीजिए। मैं विवाह का, समय का और अफेयर का एक्सपर्ट हूं। 1 सेकंड में अंदर मैं बता दूंगा कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, आपकी मैरिटल लाइफ है या नहीं है, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका डिवोर्स है या नहीं। कुंडली देखकर 1 सेकंड लगता है मुझे, 1 सेकंड। पूरी दुनिया आती है मेरे पास विवाह के लिए, डिवोर्स के लिए। अच्छा, समय का मैं मास्टर हूं। कुंडली गई, नजर गई नहीं कि मैं आपका बता सकता हूं कि आपका समय कैसा चल रहा है 2 साल पीछे से। तो गुरुजी, आप कैसे इतनी जल्दी शॉर्टी लेके बता देते हैं किसी कुंडली जैसे आपने बहुत सी बार कहा कि 30 सेकंड लगते हैं आपको कुंडली देखने में, वहीं लोगों का दावा होता है कि हमें 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की कुंडली को देखने में लग जाते हैं। इतना अंतर कैसे आ जाता है? देखिए, गोचर का मैं मास्टर हूं। हाँ, दशा से भविष्यवाणियां नहीं होती। और लोग क्या करते हैं, वैदिक ज्योतिष में इतने रूल हैं, इतने रूल हैं, हर रूल एक दूसरे को काटता है। कुंडली में जाओ, नवमांसा में जाओ, D10 में जाओ, D12 में जाओ, नक्षत्र में जाओ, दिग्बल में जाओ, खडबल में जाओ, मतलब आपको अगर 500 जगह से चीजों को डिफाइन करना पड़े तो कई जगह प्लस, कई जगह माइनस, डिसाइड नहीं हो पाता। तो कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं। नाड़ी ज्योतिष की खासियत है कि एक शब्द में यस या नो बोलती है। तो आज के डेट में जो ज्योतिष लोगों की कुंडली देख रहे हैं, या जो इंसान ज्योतिषियों के पास जा रहा है अपने जन्म पत्रिका दिखाने और वो वैदिक ज्योतिष के पास चला जाता है, तो वो गलत कर रहा है। 40%। मैंने शुरू में बोला कि वैदिक और पराशर ज्योतिष की गणना, लेकिन गुरुजी वो तो 100% के लिए जा रहा है ना। नहीं मिलेगा गुरुजी। जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ 40% ही ठीक होता है, मेरा सवाल वही है कि क्या ज्योतिष गलतियां कर रहे हैं या इंसान गलती कर रहा है जिसपे वो विश्वास करके जा रहा है? ज्योतिषी गलत जी। वैदिक ज्योतिष की एक क्षमता है। अब एक 10 साल के बच्चे से आप कितना वजन उठाने की कल्पना कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 50 किलो, 1 क्विंटल, इससे ज्यादा नहीं उठा सकता। लेकिन एक बड़े पहलवान से आप 5 क्विंटल तक भी उठाने की क्षमता रख सकते हैं, जब तक आप वैदिक ज्योतिष से बाहर नहीं निकलेंगे। अब जैमिनी ज्योतिष में इतने अच्छे अच्छे रूल हैं, एक एक सेकंड के,
वो 100 में 99 जगह लागू होंगे, मिनिमम 99 जगह लागू होंगे वैदिक पराशर जैमिनी ज्योतिष में। पराशर ज्योतिष में योग बनते हैं एक तरीके से तो कटते हैं 100 तरीके से, 100 तरीके से कटते हैं। अब दशा ले लीजिए, हमारे एक जानने वाले की मकर लगन की कुंडली थी, 10वें घर में शुक्र विराजमान थे, तुला राशि में, मूल त्रिकोण राशि के स्वगृही, वृश्चिक राशि थी। सब ने बोला था शुक्र की महादशा आपको राजा बनाएगी, बड़े प्रसन्न थे। और ये घटना है 2017 की, लगी 1-2 साल तक कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा शुक्र में शुक्र अच्छा नहीं जाता, 3 साल 4 महीने बाद अच्छा जाएगा। अब वो कितनी दशाएं बदल गई, शुक्र में शुक्र खत्म हो गया, सूरज खत्म हो गया, चंद्रमा खत्म हो गया, चंद्रमा नीच का था, मंगल 8वें था। ऐसा नहीं होता, दशाओं में आप परिवर्तन होते रहेंगे। हमारा जो गोचर है, अब जब गोचर का एक रूल बता देता हूं जी। अब आज के वक्त में जिनकी भी कर्क राशि है, सारे ग्रह उनकी राशि के ऊपर चले गए, बृहस्पति चला गया, सूरज चला गया, बुध भी जा रहा है 5 तारीख। कर्क राशि वाले परेशान होने वाले हैं। राशि का जुपिटर खराब होता है। अच्छा। राशि का सूरज 15 जुलाई से 15 अगस्त आता है, राशि का बुध भयंकर खराब होता है, 5 अगस्त को आएगा और तकरीबन 27 अगस्त को निकलेगा। अच्छा। इससे पहले मिथुन राशि के ऊपर बृहस्पति था जो निकल गया था 2 जून को, सूरज था 15 जून से 15 जुलाई, बुध था 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त। राशि का बुध खराब होता है। सिंह राशि के ऊपर ढैया चल रही है, सारे ग्रह सिंह राशि के ऊपर प्रवेश करेंगे, खराब हो गई स्थिति। गोचर आप राशि पता होते उसकी मानसिक अवस्था पता लग जाएगी, और मानसिक अवस्था अगर ठीक नहीं है तो आपका काम बिगड़ रहा है, तभी आपकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं। काम बनेगा तो मानसिक अवस्था प्रसन्न रहेंगे जी। बैठे बिठाए टेंशन नहीं आती, टेंशन तब आती है जब आपका कोई काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गोचर से आप उस व्यक्ति का समय देख सकते हैं। कुंडली चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसका वक्त खराब चल रहा है तो उतनी बड़ी असफलता मिलेगी। कुंडली चाहे जितनी छोटी हो, अगर उसका वक्त टॉप चल रहा है तो 100 रुपया कमाने वाला 300 रुपया कमा लेगा, खुश हो जाएगा, उसकी इनकम 3 गुना बढ़ गई। जी जी। गोचर का ये रोल है। मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला था कुंभ राशि वालों का समय 5 फरवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 बहुत खराब जाएगा। राशि का राहु बड़ा खराब होता है जी। राशि का राहु अभी आपकी कुंभ राशि के ऊपर चल रहा है। कुंभ राशि का राहु बहुत गंदा होता है, वो चल रहा है दिसंबर तक है, ये खराब है। ठीक उसी तरह से राशि का जुपिटर भी खराब होता है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि का ट्रांजिट चलता है तो उस राशि की स्थिति खराब होती है, लेकिन लोग बुध का गोचर नहीं देखते, राहु का गोचर नहीं देखते, शुक्र का गोचर तो कतई नहीं देखते, सिर्फ लोग शनि देखते हैं। और मैं पूरी कुंडली गोचर से भी देख सकता हूं, पूरी कुंडली को, पूरी कुंडली। मुझे दशा नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे सिर्फ आपका चक्र चाहिए जी। चक्र दे दीजिए, मैं उस कुंडली पे 1 घंटा बोल दूंगा। अच्छा। अगर आपने ग्रहों की डिग्रियां दे दी तो मैं उस कुंडली पे 2 घंटा बोल दूंगा। जैमिनी में डिग्रियां चलती, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होता है वो आपका प्लेनेट होता है, उससे जो कम होता है अमात्य कारक होता है। अमात्य कारक से पूरा कैरियर खुल जाता है, आत्म कारक से आपका स्वयं का व्यक्तित्व खुल जाता है, कलत्र कारक से आपका विवाह, पार्टनरशिप, व्यापार दिख जाता है, ज्ञाति कारक जहां जाएगा उस चीज को खराब करेगा। और 1-1 सेकंड के अंदर प्रेडिक्शन होता है, इसमें इफ बट कहीं नहीं है। आता किसको है? किसी को नहीं आता। तो इतना डीपली बता ही नहीं रहे ना, किसी को नहीं आता। आपके पास अगर 10 लोग आते हैं पॉडकास्ट देने, आप उनसे अगर जैमिनी का कुछ रूल पूछ ले, नाड़ी का कुछ रूल पूछ ले, गोचर पूछ ले, नहीं आता। सब लोग कुंडली कंप्यूटर बैठ के और दशा निकाल के देख के बात करेंगे। ये सरसरी तौर पे, अगर आपने 10 बात बोली, 4 बात सही होगी, 6 बात गलत होगी। इसीलिए मैं पराशर ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष नहीं करता जी। मैं पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। ये 10 दिन के अंदर पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। मतलब एक तरीके से इसको हम बेसिक ज्योतिष कह सकते हैं। बेसिक से भी बेसिक कह ले, क्योंकि अच्छा। पराशर ज्योतिष जब बना था, हाँ। संपूर्ण था। पराशर ज्योतिष नहीं जैमिनी ज्योतिष बनी है, पूरा संपूर्ण था। मुगलों के शासन में इसको जला दिया गया। अच्छा। 2-4-10% अवशेष बच गया। गुरुकुल में जो गुरुओं के पास ज्ञान था वो अपने शिष्यों को बताते थे, और पहले के शिष्य बड़े स्वाभिमानी होते थे, ये ज्ञान सबको नहीं देते थे। कागज का आविष्कार 150 से 200 साल पहले हुआ। तो जब किताब छपने की हुई तो जो अनमोल चीज है, जो आपने गुरु की 25 साल सेवा करके सीखी है, क्या आप उसको किताब में लिख देंगे कि कोई व्यक्ति कहीं बैठ करके पढ़ ले? उन्होंने उसमें वो चीज लिखी जिसकी रोज जरूरत नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो उनका ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने लिखा ही नहीं।
दशा कैसे देखते हैं इसका कहीं वर्णन नहीं है। 2 ग्रह मिलके क्या करते हैं कोई वर्णन नहीं है। 4 ग्रह मिलके क्या करते हैं कोई वर्णन नहीं है। प्लस शनि की 7.5 की चर्चा नहीं है। पराशर ज्योतिष में गोचर के बारे में कुछ विस्तार से लिखा ही नहीं गया, और जबकि 7.5 से पूरी दुनिया भय करती है और 7.5 कष्टकारी होती है। बिल्कुल होता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो लिखा ही नहीं गया। इसीलिए मैं पराशर ज्योतिष की पुस्तकों पे कहता हूं कि ये पूरी नहीं है। तो जब पूरी नहीं है, जब पूरी नहीं है तो फलादेश कहां से पूरा होगा। जयमनी पूरा है क्योंकि साउथ में आक्रमण नहीं हुए थे। नाड़ी पूरा है, साउथ में नाड़ी थी, आक्रमण नहीं हुए थे, और वो पुस्तकों के रूप में रही, उस पुस्तकों का अनुवाद करके छाप दिया गया। तो क्या जैमिनी और नाड़ी ज्योतिष के अंदर जो रत्न हम लोग पहनते उसका जिक्र है? क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जो रत्न हमें बताए जाते हैं, जो पत्थर हमें पहनने के लिए दिए जाते हैं, ज्योतिष में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। देखिए 2 चीजें हैं जी। उपाय के नाम पर जब आते हैं, हाँ। नाड़ी ज्योतिष का रूल बता रहा हूं। कोई ग्रह अगर पावरफुल है, नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जो ग्रह पावरफुल है आप उसको पावर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ग्रह खराब है उसका रत्न पहना देते हैं। मान लीजिए किसी का शनि खराब है तो शनि का नीलम पहना देंगे। नाड़ी ज्योतिष कहती है नहीं, जो बढ़िया है, जो पावरफुल है उसको पावर दो। एक पहलवान को बढ़िया खाना खिलाओगे, बढ़िया दंगल जीतेगा। रत्न की कहीं चर्चा नहीं है, उस पर एक चर्चा है कि ग्रह को अगर ठीक रखना है। मान लीजिए किसी का जुपिटर बहुत बढ़िया है तो सजीव का 100% रिजल्ट देता है, जानवर का 50%, पेड़ पौधों का 25% और मिट्टी पत्थर का 10%। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी का जुपिटर अच्छा है तो पिता की सेवा करें। पिता बृहस्पति है, 100% बृहस्पति अच्छा रहेगा। या अगर किसी का बृहस्पति खराब है तो पिता की सेवा करेगा तो उसका बृहस्पति उतना खराब नहीं रहेगा। बृहस्पति का जानवर है शेर, शेर की सेवा करो। अब तो शेर की सेवा करना संभव नहीं है। बृहस्पति का पेड़ है पीपल, पीपल को जल दो, पीपल की सेवा करो, बृहस्पति अच्छा रहेगा। मिट्टी पत्थर में आते हैं पुखराज और गोल्ड। बृहस्पति गोल्ड भी है, बृहस्पति पुखराज भी है, बृहस्पति हल्दी भी है। तो अगर हल्दी का सेवन करते हैं, गोल्ड गले में धारण करते हैं, पीला पुखराज पहनते हैं, 10% काम करेगा। इससे ज्यादा शास्त्रों में वर्णन नहीं है, वो भी नाड़ी ज्योतिष में। गुरुजी, जब इसकी इतनी विशेषता नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्यों फिर उपायों के नाम पर रत्नों को बेचा जाता है? लोगों को ये कहा जाता है कि रत्न पहन लीजिए। व्यापारी को पैसा मिलता है और उसमें ज्योतिषी को कमीशन मिलता है। तो क्या एक ज्योतिष विद्या जो इंसान इसलिए सीखता है कि लोगों के भविष्य बताया जा सके, उसको ये बताया जा सके आप क्या करना क्या नहीं करना, उसी के नाम पर लोगों को गलत तरीके से ठगा जा रहा, गलत चीजें बताई जा रही हैं। देखिए आजकल, क्योंकि लाल किताब भी तो अगेंस्ट रहती है रत्नों के। आजकल ज्योतिष व्यापार हो चुका है। हाँ, लोग उपायाचार्य हो चुके हैं। अगर कोई कुंडली दिखाने जाता है, सबसे पहले 2 स्टोन और 2 पूजा। हकीकत कह रहे हैं। ये हाल हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर पे गया, एक 5वीं फेल लड़का बैठा है, बोला सर दर्द है, उसने डिस्प्रिन निकाल के दे दी और आप ठीक भी हो गए। लेकिन उसी डिस्प्रिन को लिखने में डॉक्टर को 15 साल पढ़ने पड़ते हैं। आप किसी भी जातक के पास जाए, सबसे पहले आप अपनी कुंडली पे बोलिए कि जो आपको दिख रहा है बताइए, ए से लेकर जेड जो आपको दिख रहा है बताइए। जब वो बता ले, उनकी बातों से आप सेटिस्फाइड हो, उसके बाद जो प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम का अगर कोई समाधान बताते हैं तो समाधान वो होना चाहिए जो आप घर बैठे भी कर ले। मेरे पास भी लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं और मैं कुंडली पे बात करता हूं जी। मैं जब कोई ग्रह कमजोर होते हैं उसके विस्तार से चर्चा करता हूं, लोग मान जाते हैं कि हाँ आप एकदम सही बोल रहे हैं। मतलब जो रत्न पहनने, एक लाइन में आपसे आंसर चाहूंगा, उन्हें सावधान होना चाहिए रत्न नहीं पहनने। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। रत्न की क्षमता मात्र 10% है जी। उससे ज्यादा क्षमता सजीव पे काम करो। अगर किसी का चंद्रमा खराब है या चंद्रमा बढ़िया, माँ की सेवा करे, 100% काम करेगा। सजीव की सेवा करने से 100% रिजल्ट आते हैं। माता अगर चंद्रमा किसी का बहुत अच्छा है, वो माता को अपने साथ रखे, माता के साथ रहे, माता के पैरों में बैठे, माता की सेवा करे। या चंद्रमा किसी का खराब है, वो भी माता को खुश रखे, उसका 100% चंद्रमा अच्छा होगा। और अगर मोती धारण करता है तो 10% काम करेगा। उसके कई सब्स्टिट्यूट है। गंगा जल घर में रखो तब भी चंद्रमा ठीक हो गया, चावल रखो तब भी ठीक हो गया, चांदी रखो तब भी ठीक हो गया, मोती रखो तब भी ठीक हो गया। लेकिन ये जौहरी हैं, जौहरी ज्योतिषी को कमीशन देते हैं, उनका वो व्यापार है और ज्योतिषी रिकमेंड करते हैं। हाँ। इसलिए आप रत्न पहनेंगे तब भी 10% काम करेगा। उसके कई चीज हैं। अब किसी का बृहस्पति अच्छा है, वो पीला धागा भी कलाई पे बांध ले, वो भी काम करेगा। पीला हल्दी भी 1 चुटकी ले
स्नान करते समय पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करे, वो भी काम करेगा, लेकिन वो तो सामान्य चीज है, घर पे मिल जाएगी। पुखराज बिकेगा 5 लाख में, उसमें अगर मान लीजिए ज्योतिष को 5% भी कमीशन मिल गया तो ज्योतिष को बैठे बिठाए 25,000 रुपये मिल गए और दुकानदार को 2-3 लाख की कमाई हो गई। पहले के दौर में, हमारे से 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100 में मैं गांव में रहता था, किसी को मैंने रत्न पहनते नहीं देखा था, किसी को। हमारे गांव की आबादी भी 4 से 5 हजार थी। बहुत होता था शादी में लोग सोने की अंगूठी मिलती थी, पहने रहते थे, या कभी कोई काले घोड़े की नाल पहन लिए, कोई चांदी सोना लोग पहनते नहीं थे। उसमें रत्न पहनने की तो क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि अगर चांदी 500 रुपए की थी तो रत्न कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के होते। रत्न सोने से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना महंगे होते हैं। 1 ग्राम सोने की कीमत आज अगर 15,000 है तो 1 ग्राम रत्न की कीमत, पुखराज की कीमत कम से कम बढ़िया क्वालिटी का लेंगे तो कम से कम 1 लाख रुपया होगा। तो रत्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सजीव की साधना करो, सजीव के साथ अच्छे संबंध रखो। जैमिनी ज्योतिष मेरा ब्रह्मास्त्र है, नाड़ी ज्योतिष मेरा ब्रह्मास्त्र है, गोचर मेरा ब्रह्मास्त्र। अगर तीनों मेरे जीवन से निकाल दे तो मैं भी वही सामान्य एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा जिसकी 40% बातें सही जाएंगी, 60% बातें गलत जाएंगी। अलग बनाया है क्योंकि आपकी जो भविष्यवाणियां भी हैं वो जैमिनी, नाड़ी और गोचर पर आधारित है। जी हाँ गुरुजी, अभी हमने देखा था 27 जुलाई को शनि वक्री हुए। हाँ हुए। बहुत उथल पुथल होती है जब शनि वक्री होते हैं या शनि का गोचर होता है। तो थोड़ा सा अब देश के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लगता है जो शनि वक्री हुआ है, क्या सत्ता परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं? क्या कुछ बड़ा आपको भारतीय राजनीति में दिखाई देता है? नहीं, कुछ नहीं। मीन राशि पे शनि, हाँ, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा रूल के साथ बात करूंगा, हाइपोथेटिकल कोई बात नहीं करूंगा। बिल्कुल। मीन राशि में शनि 95 से 97 में भी थे। उस समय गठबंधन की सरकारें चल रही थी। पीवी नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी मीन राशि थी। शनि की भयानक 7.5 चली और 96 में उनकी सत्ता चली गई जी। उसके बाद 97 तक एच.डी. देवगौड़ा रहे, फिर इंद्र कुमार गुजराल रहे, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी रहे। मीन राशि मेष राशि में, उसके बाद 5 साल उनकी सरकार चली। मीन राशि में अभी भी शनि बकरी चल रहा है और इस साल नहीं, पिछले साल भी बकरी था। तो अगर मीन राशि का शनि सत्ता परिवर्तन करा रहा है तो पिछले साल ही कराना चाहिए था। पिछले साल जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक बकरी था। इस साल 27 जुलाई से लेकर तकरीबन दिसंबर मध्य तक बकरी है। सत्ता परिवर्तन की कोई बात ही नहीं, ये आराम से चलेगी। तो किसी नेता के ऊपर कुछ बड़ा कष्ट आपको दिखाई देता हो या इसका प्रभाव आपको लगता हो ऐसा? देखिए, ये प्रेडिक्शन नहीं है जी, ये प्रेडिक्शन ही नहीं है। या तो मैं प्रेडिक्शन नाम के साथ बोलूं कि इस, मैं आऊंगा गुरुजी, भी नामों पर भी आऊंगा, इस नाम के व्यक्ति को कोई दिक्कत आने वाली है, ये है प्रेडिक्शन जी। अब ऐसा नहीं कि मैंने प्रेडिक्शन कर दिया कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में किसी राजनेता की मृत्यु संभव है। भाई लाखों राजनेता और 2-3 महीना आप तारीख के साथ बात करें और व्यक्ति के नाम के साथ बात करें, ये बताना मेरे बस में नहीं है। तो शुरुआत गुरुजी नाम से कर लेते हैं। या तो उनकी कुंडली मेरे सामने हो तो मैं स्पष्ट बता दूंगा। अमित शाह जी की कुंडली भी आपने देखी होगी, आपके सामने बहुत बार आई होगी। क्या लगता है अमित शाह जी की कुंडली में क्या भारतीय प्रधानमंत्री बनने के योग हैं या कोई बड़ा पद इनको मिलेगा? बड़ा पद मिलने जा रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह जी। हाँ, अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा इसमें इनका पद बढ़ेगा। तो इनकी कुंडली में ऐसा कौन से योग आपको मजबूत दिखे जो आपने भविष्यवाणी करी? मेरी एक चैनल है एस्ट्रो सन जी, मैं उस पर राजनेताओं की भविष्यवाणी करता हूँ जी। कन्या लगन की कुंडली है, मेष राशि है, अष्टम में चंद्रमा है, 11वें में मंगल है, 10वें राहु है, सेकंड में सूरज बुध बैठे हैं, 6वें शनि बैठा है, 4थे केतु बैठा है। राहु उनकी कुंडली का सबसे बड़ा मास्टर प्लैनेट है। 10वें घर का उच्च का राहु व्यक्ति को कहते हैं ना कि जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। अभी ये उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर गुरुजी ऐसा नहीं होता है तो कौन से ग्रह राजनीतिक कद बढ़ने वाले? राजनीतिक कद, अगर मैं व्यक्तिगत उनकी कुंडली देखता, अगर वो मेरे पास आते या मैं उनके पास जाता कुंडली देखने, तो मैं ये बोलता कि अभी की जो ग्रह स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, अभी की वर्तमान की, वो ये संकेत कर रही हैं कि आप 6 महीना के अंदर भारत के उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें आप उम्मीद रखें 90% कि उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मेरी गणना में नितिन गडकरी का डाउनफॉल होने वाला है। नितिन गडकरी का? हाँ, डाउनफॉल, क्योंकि वो कुंडली मेरे पास है 5-7 साल से। अच्छा। मैंने उस कुंडली पे वीडियो बनाई थी। तो ऐसा क्या देखा उस कुंडली में आपने? शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। अब आप सवाल करेंगे कि अमित शाह की भी जन्म पत्रिका में शनि की 7.5 लग गई। मेष राशि उनकी भी है जी, और इनकी भी मेष राशि है। हाँ। इनकी जो दशाओं का प्रभाव चला है नितिन गडकरी, बहुत सी चीजों को लेकर बोलना पड़ता है। बिल्कुल, उसमें उनका राजयोग कम हो रहा है, एक राजयोग बढ़ रहा है। हाँ। किसी का बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है। 7.5 क्या है? एक आवेग है। अगर आप ऊपर जाएंगे आपको ऊपर भेजेगी, और नीचे जा रहे हैं नीचे दबाएगी। एक प्रेशर है। नितिन गडकरी जी की कुंडली में राजयोग अब कम होते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी से लेकर साल भर के अंदर वो राज्यपाल बनेंगे, नितिन गडकरी जी। हाँ, मंत्रिमंडल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनकी जो दशा लगी है, शनि की लगी है, वो शनि में दम नहीं है। अच्छा। हेल्थ बाधा है, शारीरिक अस्वस्थता बहुत ज्यादा है। हेल्थ बाधा को लेकर विश्राम करने के लिए राज्यपाल बन जाए। एक नाम और आता है बड़ा, राजनाथ सिंह जी। बहुत कयास लगाए जा रहे कि इनको बहुत बड़ा पद मिल सकता है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि क्या सच में राजनाथ सिंह का भविष्य बदलने वाला, उनकी कुंडली कुछ नया उनके जीवन में उन्हें देने वाली है? बहुत राज की एक बात बताऊंगा। हाँ, मैं उनके एक बड़े करीबी व्यक्ति के घर गया था, नाम नहीं खोलूंगा जी, कुंडली देखने। अच्छा। जब मैं बैठा उनके ड्राइंग रूम में, तो राजनाथ सिंह जी की कुंडली ही नहीं है। उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। ये अंदर की बात बता रहा हूं जी, और नाम नहीं खोलूंगा। उसके बाद ये हुआ कि आप पंकज सिंह की कुंडली देख लीजिए। तो पंकज सिंह का जो डेट ऑफ बर्थ नेट पे है उसमें 1 साल कम कर लीजिए, क्योंकि बिहार यूपी में लोग 1 से 2 साल आराम से बढ़ा के लिखते थे। मैंने पंकज सिंह की कुंडली से उनका भविष्य पढ़ा था। जो इंटरनेट पे डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 साल कम कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ सही है, ईयर 1 साल बढ़ा हुआ है। राजनाथ सिंह जी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं 2027 में। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है गुरुजी। और राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमित शाह जी उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और नितिन गडकरी जी राज्यपाल बनने जा रहे हैं। और मैं तीनों व्यक्तियों की जन्म पत्रिका मेरे पास है। अमित शाह जी से मैं कभी नहीं मिला, याद रखिएगा, लेकिन उनके जो खास लोग हैं उनकी कुंडली दिखाते रहते हैं। नितिन गडकरी जी की कुंडली मेरे पास बहुत पहले से है। राजनाथ सिंह जी की कुंडली ही नहीं है। 4 नेताओं की कुंडली नहीं है। मुलायम सिंह की कुंडली नहीं है, लालू यादव की कुंडली नहीं है, नीतीश कुमार की कुंडली नहीं है, और राजनाथ सिंह जी की कुंडली नहीं है। अभी के प्रसंग की चर्चा करूं, अखिलेश यादव जी की भी 3 डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई। अच्छा, डिफरेंट? हाँ, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। अभी उनको 1 जुलाई को उनका जन्मदिन था। हाँ। मैं जब देखने लगा तीनों डेट ऑफ बर्थ, तीनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ थे। पता नहीं कैसे 1 जुलाई मना रहे हैं। किसी में 73 था, किसी में 72 था। फिर मैंने उनके बड़े करीबी व्यक्ति से फोन किया। मैंने कहा कौन किसको सही मानूं, 72 या 73? उन्होंने कहा कि एक क्लियर है जो मैंने सेव कर ली, बाकी सब डिलीट कर दी। उसी तरह योगी आदित्यनाथ जी की जन्म पत्रिका 2 मेरे पास आई। एक में कुंभ राशि थी, एक में वृषभ राशि थी। फिर मैंने कई लोगों से पूछा, हर आदमी होते हैं। फिर लास्ट में यह निर्णय हुआ कि जो इनकी सिंह लगन वृषभ राशि की कुंडली वो ओरिजिनल है, और जो सिंह लगन और कुंभ राशि वो गलत है। तो पहले के लोगों का डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं होता था, सर्टिफिकेट में कुछ भी लिख दिया जाता था। तो आप राजनेताओं के इंटरनेट से निकाली हुई डेट ऑफ बर्थ को मत मानिए। अच्छा, अब की जनरेशन के डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है। गुरुजी ममता बनर्जी की और शुभेंदु अधिकारी की भी भविष्यवाणी की थी। ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की भी जन्म कुंडली जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है नेट पे वो गलत है, तो उनकी भविष्यवाणी सटीक कैसे हो रही है फिर? नहीं, मेरे पास, मैं इस तरह डेट ऑफ बर्थ हवा में किसी का नहीं लेता। याद रखिएगा, मैं जब पश्चिम बंगाल पे भविष्यवाणी किया तो मैंने नरेंद्र मोदी की कुंडली सामने रख के भविष्यवाणी की। बीजेपी अगर जीतेगी तो नरेंद्र मोदी जीतेंगे, और बीजेपी हारेगी तो नरेंद्र मोदी हारेंगे। जब मेरी 15 मार्च को धर्म ज्ञान चैनल पे पॉडकास्ट आई थी, उन्होंने पूछा था पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा था पश्चिम बंगाल बीजेपी चुनाव जीत रही है। ममता के बारे में पूछे, मैंने कहा ममता के बारे में नहीं बता सकता, बीजेपी चुनाव जीत रही है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मेरे पास शुभेंदु अधिकारी की जन्म पत्रिका पहले से थी, 3 साल पहले आई थी। अच्छा, जब उनका वक्त बहुत खराब चल रहा था, तबातोड़ उनके ऊपर मुकदमे हो रहे थे। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ था, कुंडली जबरदस्त अच्छी है।
मेरे पास जो कुंडली है कुंभ लगन की जन्म पत्रिका मिथुन राशि है। इंटरनेट पे क्या मुझे नहीं पता। शुक्र मंगल 9 में बैठे, सूरज गुरु 10वें बैठे, चंद्रमा 5वें बैठा, अमात्य कारक उनका 5वें घर में बैठा है। कुंडली में ताकत बहुत है जी। और जो ममता बनर्जी की कुंडली मेरे पास आई, उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद मैंने बोला कि ममता बनर्जी की कुंडली मेरे सामने नहीं है। तो पश्चिम बंगाल से एक सज्जन मुझे व्हाट्सअप किए, बोले कि मेरे पास ममता बनर्जी की ओरिजिनल कुंडली है। मैंने कहां से मिली, आप आधार बताओ, आप कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे दोगे मैं नहीं मान जाऊंगा। उन्होंने बोला कि मेरे गांव की घटना है, ममता बनर्जी का जन्म ननिहाल में हुआ था और ननिहाल कहीं वीर भूमि के आसपास का जगह है वो, मेरे पास सेव है। बोले हमारे मोहल्ले में कोई व्यक्ति पैदा हुए थे, उसी मोहल्ले में 2 घर छोड़ के इनका ननिहाल था और ममता बनर्जी का जन्म उनके जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। तो गांव में सब घटनाएं सामान्य रहती है कि हमारे घर ये व्यक्ति पैदा हुआ, उनके घर उनकी बेटी को बेटी पैदा हुई। ठीक है जी, ध्यान था। जब ये बड़ी नेता बनी तो इनका डेट ऑफ बर्थ ढूंढने जाने लगा, क्योंकि 5-6 भाई बहन है, गरीबी थी, कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे। पहले लड़कियों की कुंडली बनती ही नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ रखते ही नहीं थे। तो ये हुआ कि भाई वहां जन्म जब हुआ था उससे 2 दिन पहले पड़ोस में किसी और का जन्म हुआ था। अच्छा। तो पता किया गया कि भाई जब इस घर में पैदा हुआ तो बगल वाले घर में 2 दिन पहले किसका जन्म हुआ, तो इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म इनकी नानी बताती थी कि तुम्हारा जन्म दुर्गा अष्टमी की रात को हुआ, दुर्गा अष्टमी की रात। तो उनके डेट ऑफ बर्थ जो थे वो संभ्रांत परिवार से थे जी। तो उनके डेट ऑफ बर्थ में जब 2 दिन कम किया गया तो उस दिन दुर्गा अष्टमी थी। फिर मैंने पूरी गणना आ गई, फिर पूरी गणना के बाद मैंने देखा उस कुंडली में कि इनका व्यक्तित्व कैसा है। तो इनका मंगल, राहु, चंद्र 3 ग्रह एक साथ बैठे। चंद्रमा मन है, मंगल एग्रेशन है, राहु एग्रेशन है, भाषा में आग निकलती है, चंद्रमा गुस्से वाली है, पेशेंस लेवल नहीं है। पूरा व्यक्तित्व सामने आएगा। सेकंड स्थान पे बैठा है। सेकंड स्थान भाषा का होता है। चंद्रमा मन, मंगल एग्रेशन, राहु एग्रेशन, मंगल राहु आक्रामक भाषा। ये विपक्ष में रहने के लिए पैदा हुई है। अच्छा। सत्ता पक्ष में रहे तो इस तरह के लोग बहुत अच्छा नहीं करते। तो उनकी कुंडली में उनका पूरा व्यक्तित्व मिल गया। प्लस वो अविवाहित है, वो भी कुंडली में दिख गया। उनकी धनु राशि है, धनु राशि का समय खराब है। फिर उनकी कुंडली आते मैंने उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी कि ये भवानीपुर विधानसभा हार रही हैं 15,000 से 19,000 वोटों से। फिर मैंने ये बोला कि राजनीति में इनकी पार्टी सत्ता से बाहर जाएगी और इनको 77 के आसपास सीटें मिलेगी और बीजेपी को मैंने बोला 200 क्रॉस करेगी और इनकी पार्टी टूटेगी। और मैंने ये कहा था नवंबर में टूटेगी। पहले राज्यसभा टूटेगी, फिर लोकसभा टूटेगी, फिर विधानसभा टूटेगी। लेकिन इतनी जल्दी इनका विनाश हो गया कि रिजल्ट आते पहले विधायक टूट गए, उसके बाद लोकसभा मेंबर टूट गए, राज्यसभा मेंबर टूट गए। क्योंकि जब आपका वजूद कमजोर होता है, तिलिस्म की जब बुनियाद पे खड़े होते हैं तो भरभरा के गिर गए। आपने इनकी पिछले पॉडकास्ट में भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी बहुत जल्द जेल जाएंगी। क्या ये भविष्यवाणी अभी भी बरकरार है या इसमें कुछ बदलाव है? 2 भविष्यवाणी की थी। हाँ, 3 भविष्यवाणी की थी। पहला नंबर अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे, उसका मैंने समय बोला था 15 जून से 15 जुलाई। उनकी कुंडली का मैं प्रमाण नहीं दे सकता क्योंकि शायद कुंडली गलत होगी। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। 1 महीने की रोक थी, फिर बढ़ गई। अभिषेक बनर्जी भी जेल जाएंगे, इसी बकरी शनि में जाएंगे, 4 महीना 20 दिन के अंदर जाएंगे। ममता बनर्जी का मैंने जेल जाना नहीं बोला था, ममता बनर्जी का मैंने बोला था राजयोग समाप्त हो गया। आने वाला वक्त इनका बहुत खराब है। इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जीवन पे खतरा, लंबी उम्र नहीं दिख रही, मैंने ये बोला। अच्छा। इनकी उम्र लंबी नहीं है, जीवन पे खतरा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। ये जेल जाएंगी लेकिन ये बीजेपी नहीं भेजेगी, इनको जेल सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट? और मैंने तारीख नहीं बोली है। अच्छा। मैंने कहा हाँ ये भी जेल जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अभिषेक बनर्जी के लिए मैंने बोला था कि 15 जून से 15 जुलाई के अंदर इनके जेल जाने के मजबूत योग है। हाई कोर्ट ने जेल जाने पे बंदिश रखी है, रोक लगा रखी है, इसलिए नहीं जा रहे। और अभिषेक बनर्जी की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पर मैं दावा नहीं करूंगा, इसलिए जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है उस पर मैं दावा नहीं करता। मेरे पास 5 लोगों की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, ये 3 ये हो गए। चौथा अरविंद केजरीवाल,
5वां नरेंद्र मोदी, 6वां अमित शाह जी, 7वें नंबर पे नितिन गडकरी जी। जब तक घर के लोगों से जन्म पत्रिका नहीं मिलती या आसपास के मोहल्ले से जन्म पत्रिका नहीं मिलती, तब तक मैं उस जन्म पत्रिका को आधार नहीं मानता। अभी भी मेरे पास 2 जन्म पत्रिका है। अच्छा। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। बंगाल से यूपी की तरफ बढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव की भी जन्म पत्रिका आपके पास है कि योगी आदित्यनाथ जी की? क्या लगता है 2027 में क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को लग रहा है यूपी में? बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है यूपी में। किस तरह? 2017 की तरह। सीएम बनेंगे योगी जी या नहीं? हाँ, खूब बढ़िया शानदार तरीके से। एक तरफा चुनाव होगा। 2017 एक तरफा चुनाव गया था, तो आप बोलेंगे 2017 में बदलाव हुआ था। योगी जी आए थे, अखिलेश जी गए थे। 2017 रिपीट हो रही है 2027। ऐसा क्यों लगा आपको? वहां कोई लड़ाई ही नहीं है, ये अंतिम सत्य। लेकिन मजबूती तो अखिलेश यादव की भी मैंने पश्चिम बंगाल पे जब बोला था 15 मार्च को कि पश्चिम बंगाल में कोई लड़ाई नहीं है, मेरी पॉडकास्ट को सुन के लोग हंसे थे, बीजेपी वाले हंसे थे। उनको लगा कहां से बेवकूफ व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ तो हम लोग जीतने भी नहीं जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए ने हमसे फोन करके बताया था कि हम तो फंस गए मेरी पॉडकास्ट आने के बाद। ये तो भवानीपुर से लड़के हम फंस गए, ना यहाँ जीतेंगे ना वहां जीतेंगे। मैंने अपने प्रोडिक्शन में बोल रखा था पहला चरण बीजेपी का शानदार जाएगा, 70-30 होगा, और उसके प्रभाव से दूसरा चरण ममता को बर्बाद कर देगा। और ममता बनर्जी सेकंड चरण में बर्बाद होंगी। 140 सीट जीती थी, मैंने कहा 140 की जगह 70 जीत जाए तो बहुत है। और उसके देख करके सेकंड चरण ममता को बर्बाद कर दिया। जो भद्र लोग कलकत्ता का था वो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में हो गया। मेहनत की थी तब 19,000 से 15,000 वोटों पे आई, अगर नहीं मेहनत करी तो 19,000 वोटों से हारती। ठीक उसी तरह से यूपी का है। अच्छा, यूपी में अखिलेश फाइट में नहीं है, वो जितना दिख रहा है वो दिखने दीजिए। मैं आपको एक अंदर राज की बात बता रहा हूं जी। मैं ज्योतिषी हूं, लेकिन मैं राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। हाँ। मुस्लिम उनसे नाराज है, अखिलेश यादव। हाँ, और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बसपा के पास ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, और तमाम लोग हरा नहीं सकते। हरा तो यही सकते हैं, लड़ यही सकते हैं। तो क्या गठबंधन भी कुछ नहीं कर पाएगा? कांग्रेस के साथ अगर अखिलेश का गठबंधन होता है तो कांग्रेस को मुसलमान पूरा वोट देंगे। उनके सारे प्रत्याशी हो सकते हैं मुसलमान वोट मिले। इनको 50-60% से ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे मुसलमान इस बात से नाराज हैं कि आप विपक्ष में रह के हम लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आप एक भी आवाज नहीं उठा रहे। आजम खां के खिलाफ आप पक्ष में एक भी आवाज नहीं उठाए। 2-3 बड़े बड़े मुस्लिम लीडर मारे गए, तमाम नमाज पे प्रतिबंध है, तमाम चीजों पर प्रतिबंध है, आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ भी तो बोलो। उनको मिला क्या? आपकी जो मुस्लिम आबादी है ठीक ठाक है, 18% के आसपास या 22%। यादव आबादी 13% है। यादव मुख्यमंत्री बनेंगे वो नहीं बनेंगे। अंदर से बहुत नाराज हैं, और जितने मुस्लिम एकजुट होंगे, याद रखिएगा, उतना जो है सनातन का वोट एक तरफ इकट्ठा होगा। और एक छोटा सा प्रमाण देता हूं, मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं बात करता। किसी ऑफिस में घुस जाइए या किसी सड़क चौराहे पे खड़ा हो जाइए और 200 आदमी इकट्ठा कर लीजिए, किसी भी मजहब का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, दलित सवर्ण जो भी होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ 80% लोग कहेंगे योगी आदित्यनाथ। आप इसी पे सर्वेक्षण कर लीजिए। तो क्या असर नहीं पड़ रहा इनकी छवि पे? जिस तरह से राम मंदिर अभी विवाद देखने को मिला, बहुत बड़ा घोटाला राम मंदिर चढ़ावे पे हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका असर भी पड़ सकता है? क्योंकि अयोध्या भी हारे थे और फिर वहां पर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। सुनिए, अयोध्या नहीं हारे थे, मैं आपको साफ साफ बताऊं, अयोध्या के लोगों ने इन लोगों को सबक सिखाया था। अब अयोध्या में हुआ क्या था जी, मैं तो अयोध्या जाते रहता हूं। मेरे आसपास में 2-3 सांसद हैं। अयोध्या में ऑटो वाले से पुलिस वाले 200 रुपए ले रहे हैं, जो भी ऑटो चल रही है, अवैध वसूली हो रही थी। निर्माण कार्य के नाम पर ऑटो चलना बंद, वहां की जनता दुखी, मंदिरें तोड़े जा रहे थे, कब्जे किए जा रहे थे, वहां सब बाहर के लोग जमीन खरीद रहे थे, उस सब से अंदर के लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने सिर्फ झटका दिया था। अब आपसे मैं नाराज हूं तो झटका देना तो मैं किसी को जिता सकता हूं। उपचुनाव हुआ, उनका बेटा बुरी तरह से हार गया, जमानत नहीं बची थी अवधेश प्रसाद की, 1.25 लाख वोट से हारा था उनका बेटा। चलिए उसको भी हटा दीजिए। अभी जो ये चंदा चोरी का प्रकरण हुआ और जिस तरीके से योगी जी ने पहले दिन से उसको हैंडल किया, मामला समाप्त हो गया। मोदी जी कुछ नहीं बोले, केंद्र कुछ नहीं बोला, पहले दिन एक्शन में आ गए योगी जी
उन्होंने जो भी चोर थे सबको उठा के अंदर बंद किया, वहां के चंपक राय जी को हटाएगा, जो भी किया गया। अब वो प्रकरण शांत हो चुका है, अब उसमें कोई दम नहीं बचा। सही समय पे एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये काकरोच आंदोलन हुआ था जी, मैं इसमें शुरू से मोदी जी का विरोध कर रहा हूं, शुरू से। मेरी वीडियो आप सुनिएगा। या तो इनको पहले दिन आप डंडा मार के भगा देते जब इनके साथ 100-150 लोग थे, या फिर कोई मंत्री भेजते जब ये आमरण अनशन पे बैठे थे। आपकी क्या मांग है? आपने जितनी मांगे आज मानी है, यही तो मांग रहे थे। बिल्कुल, ये काम आप 25 दिन पहले कर लेते, आपकी जय जयकार हो जाती। जब आपका 20 तारीख को सदन चलना था और 20 तारीख को पता है कि ये लोग जाएंगे सदन पे, तो आप उस समस्या का इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं अगर मोदी होता तो मैं इस समस्या को या तो पैदा नहीं होने देता, 100, 200, 500 भीड़ को साइड कर देता। 24 घंटे की परमिशन है, 24 घंटे बाद आप उठ जाओ। या फिर आपकी जो मांग है, जैसे ये तेल को लेके जो मांग है, ये जो इथेनॉल लग रहा है, कल हरदीप पुरी मिल रही है। अगर कोई मांग कर रहा है, सुन तो लो, मांग जायज है ना जायज है। आपका 20 तारीख को सदन चलना, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है क्योंकि आपकी संपूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, सारी पीछे शक्तियां लगी हुई हैं। 50,000 का भीड़ इकट्ठा करना दिल्ली में कौन सी बड़ी बात है? इसमें नक्सली थे, कम्युनिस्ट थे, नार्किस्ट थे, जेएनयू था। ये आवारागर्दी का अड्डा था मेरी नजरों में। इसमें 1-2% पढ़ने वाले बच्चे थे। आपने हंगामा क्यों होने दिया? और आपने सम्मान मांग ली। ये काम 15 दिन पहले कर लेते तो आपकी शान ज्यादा बढ़ती। योगी जी ने नहीं होने दिया, पहले दिन से मोर्चा संभाला और एसआईटी गठित करके जो अंदर थे उनको अंदर कर दिया। सब कुछ मामला एकदम शांत हो चुका है। आज के वक्त में यूपी की प्रॉपर बात कर रहा हूं, विधानसभा की बात। विधानसभा व्यक्तित्व के ऊपर चलती है, लोकसभा नेतृत्व के ऊपर चलती है। जैसे शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एक तरफा चुनाव असम और पश्चिम बंगाल के, वैसे यूपी एक तरफा जाएगी। 2017 रिपीट होने वाली है, 300 क्रॉस करेंगे। ये जो लोकसभा था, लोकसभा में अखिलेश नहीं जीते हैं। लोग वहां के प्रत्याशियों से इतना दुखी थे कि लोग इनको सबक सिखाए। सबक सिखाने में जो थोड़ा सा आगे था जीत गया। इस बार का उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आप देखिएगा, योगी जी के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। मैं योगी जी की बात कर रहा हूं, मोदी जी की बात नहीं कर रहा। आज के वक्त में आप 100 लोगों को खड़ा कर ले, जो मेरी बात से असहमत है उनकी भी कर रहा हूं। किसी भी दफ्तर, किसी भी चौराहे पे 100 लोगों को खड़ा कर ले जो किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़ा हो। याद रखिएगा, राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की बात ही मैं नहीं कर रहा, जो सिर्फ अपना गए वोट देके चले आए, उनके घर में कोई पॉलिटिक्स में ना हो। 100 लोगों को खड़ा कर ले, मैं दावे के साथ कहता हूं 80 लोग योगी जी के नाम लेंगे। तो मतलब 2027 का जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पर या उनके चेहरे पर नहीं जीता जाएगा, वो सिर्फ योगी जी के चेहरे से जीता जाएगा और योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और योगी जी को फ्री हैंड अगर दे दिया गया, फ्री हैंड, तो योगी जी 2017 रिपीट करने वाले। चलिए, इंतजार रहेगा गुरुजी इस भविष्यवाणी का। तो कितनी बार हम बैठेंगे। और एक चीज और, मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां तब देता हूं जब चुनाव का डेट निकल जाए। चुनाव की डेट पर भी हम एक चुनाव के डेट आने पर जैसे मैंने पश्चिम बंगाल पे बोला था कि पहला चरण बीजेपी के पक्ष में जाएगा, 70% बीजेपी के पक्ष में जाएगा। उस दिन मिथुन राशि का चंद्रमा था, देवगुरु बृहस्पति के साथ था। दूसरा चरण में चंद्रमा कन्या राशि में था, शनि मंगल की दृष्टि में था जी। मैंने कहा खराब जाएगा, हिंसा होगी, बूथ कैप्चरिंग होगी, चुनाव रद्द होंगे, मारपीट होगी, सब हुआ था। चुनाव का डेट, जैसे एक बच्चा खूब बढ़िया पढ़ाई किया हो, एग्जाम के दिन उसका एक्सीडेंट हो जाए, एग्जाम के दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, एग्जाम के दिन डिस्टर्ब हो जाए। अभी नीट के एग्जाम में मेरे एक जानने वाले की बेटी बहुत अच्छी तैयारी की थी, वो डिस्टर्ब हो गई, लिख ही नहीं पाई। एग्जाम यानी वोट के दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दिन आएगा, मैं परसेंटेज बताऊंगा, सीट बताऊंगा। मैंने पश्चिम बंगाल पे परसेंटेज बताई थी, सीट बताई थी, कितने वोट से हार रही है ममता बनर्जी ये बताई थी। मैं उस तरह की भविष्यवाणियां करता। लेकिन आपने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैं यूपी में कोई लड़ाई नहीं देख रहा। हाँ, पंजाब का क्या हाल अगर योगी जी को नेतृत्व को दबाया जाता है और केंद्र हावी होता है, फिर लोकसभा रिपीट करेगी। अच्छा, फिर लोकसभा रिपीट करेगी जहां बीजेपी पीछे और अखिलेश आगे। लेकिन अगर सब कुछ उनके नेतृत्व, जैसे राम मंदिर का नेतृत्व उन्होंने किया योगी आदित्यनाथ जी ने, सब मामला ठंडे बस्ते में चला गया, सब लोग भूल गए।
सिर्फ लोगों को गुस्सा था चंपक राय पे, इसलिए गुस्सा था कि चोर नहीं थे, आपने चीजों को बेहतर क्यों नहीं हैंडल किया, हट गए, गुस्सा खत्म। और जिन्होंने चोरी की वो जेल के अंदर है। कितने करोड़ की चोरी हो गई? 100 करोड़, अधिकतम 100 करोड़। हर जगह चोरी होती है, बालाजी में भी होती है, शाही मंदिर में भी होती है। लोगों को पैसे से मतलब नहीं, जो चोरी किया वो जेल के अंदर जाए, बिल्कुल, उसका जीवन नष्ट हो जाए। व्यवस्थाएं बढ़िया लग रही हैं जी। जी, पंजाब का क्या हाल लगता है आपको? अरविंद केजरीवाल की भी कुंडली आपने देखी है, हो सकता है भगवंत मान की भी आपने देखी है। भगवंत मान की नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली के हिसाब से आपको क्या लगता है कि पंजाब में बरकरार रहेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, सीएम बने रहेंगे भगवंत मान? नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा पंजाब में? वहां पे गठबंधन की सरकार बनेगी, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट, मैं अधिकतम बढ़ा के सीट बोल रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को अधिकतम 20, मेरी गणना में 12 से 15 आ रही है, आप 20 मान लीजिए। अभी भी चुनाव 6 महीने आगे। बीजेपी 30 से 35। अच्छा, लीड करेगी। और कांग्रेस 20 से 25। वहां गठबंधन की सरकार होगी, बीजेपी की अपना सरकार बनाएगी, तोड़ ताड़ के बना लेगी। और सबसे पहले तो अगर आम आदमी पार्टी 20 के अंदर सिमट गई तो सबसे पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। अच्छा, वो टूट के बीजेपी मिल जाए, कांग्रेस टूट के बीजेपी मिल जाए, सरकार तो इस बार बीजेपी ही बनाएगी पंजाब में। मतलब आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगी। जिस तरह से दिल्ली से हटी आम आदमी पार्टी, पंजाब से भी हटती हुई दिख रही है पूरी तरह से। और अरविंद केजरीवाल जी का समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत खराब आने वाला है। और अगले साल ये जेल जाएंगे, फिर से जेल जाएंगे, लंबा जेल रहेंगे। अभी तो कोर्ट का फैसला आएगा ना। हाँ, वो तो शुरुआती दौर में पकड़े गए, तब कोर्ट का फैसला आएगा, 4 साल 5 साल जो भी जेल सजा हो जाए उसमें जाएंगे, 6-8-10 महीना रहेंगे, जमानत कराएंगे। अच्छा, तो क्योंकि इनका समय बहुत खराब आ रहा है। हाँ। रेखा गुप्ता से भी लोग बहुत नाराज हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, सारी चीजें। क्या लगता है कि दिल्ली की गद्दी पे भी बरकरार रहेंगी रेखा गुप्ता, या यहाँ भी बदलाव आपको दिख रहा है? 3 जगह बदलाव होगा। हाँ, मैं अपनी बार-बार वीडियो पे बोलता हूँ जी। जो भी दर्शक हैं मेरे भी चैनल को देखा करें, एस्ट्रोसन जी, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, रेखा गुप्ता, ये तीनों हटेंगे। सबसे पहले तो मोहन यादव हटेंगे। अब बस हटने ही जा रहे हैं, चाहे 20 दिन में हटे, चाहे महीना दिन में हटे, चाहे 2 महीने। कोई बीजेपी तुरंत एक्शन नहीं लेती, बस ये एक्सपायरी में चल रहा है। अब चलते रहो, जैसा आपको पता है कि बस आपकी नौकरी खतरे में है जी, हो सकता है 3 महीना बाद, लेकिन जब ये पता है खतरे में है तो आप कहीं ना कहीं परेशान। भजन लाल शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अच्छा, रेखा गुप्ता, मेरे अपने हिसाब से रेखा गुप्ता कुंडली नहीं है, लेकिन मैं बहुत सी चीजों को मेदिनी ज्योतिष से करता हूं। ये नवंबर से फरवरी में, ये भी कोई फरवरी में मुख्यमंत्री बनी थी, फरवरी 2025 में जी। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक प्रभावशाली, देखिए केवल विकास सब कुछ नहीं होता, विकास में होता है स्कूल, सड़क, नाले, साफ सफाई, ये सब कोई भी करा देगा, अधिकारी ही करते हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। एक चेहरा ऐसा हो जिसके मंच पर खड़ा होते ही लोगों के अंदर जुनून और उत्साह बढ़ जाए। केवल विकास से सब कुछ नहीं होता जी। और लोग बीजेपी को केवल विकास के लिए नहीं चुनते। योगी जी मंच पर खड़ा होकर एक बार हाथ हिला देते हैं तो हिंदुओं के अंदर जोश बढ़ जाता है। उसके लिए वो शासक हो जिसका शकल देख के लोगों का जुनून बढ़ता। अभी जो ककरोच आंदोलन चला, मेरे पास हजारों लोगों ने फोन किया, बोले आज योगी जी होते तो ये दुर्दशा नहीं होती, और जितना गाली मोदी को मिली है बहुत कुछ कर दिए होते। तो रेखा गुप्ता में वो दम है नहीं जी। हाँ, मेरा मानना है कि यहाँ पर 2 आदमी में से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, वो चाहे प्रवेश सिंह वर्मा हो या कपिल शर्मा हो। अच्छा, इन दोनों में से दिल्ली की गद्दी मिल सकती है? मतलब हिंदू के दिलों पे राज करने वाला कोई व्यक्ति हो, विकास हो या ना हो, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं। विकास तो होता ही है। दिल्ली का बजट 5000 करोड़ रुपया होता था, आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज इसका बजट 1 लाख करोड़ चला गया। अधिकारी खर्च करेंगे, केंद्र का सपोर्ट है। सिर्फ आप विकास से सोचे कि विकास तो कोई भी सरकार करेगी। अखिलेश भी करते थे, ऐसा थोड़े कि अखिलेश नहीं करते थे। हाँ, लूट खसोट थी। जब अखिलेश का साम्राज्य था तब तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट था, आज तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का बजट है। ईमानदारी हो तो कम लूट खसोट होती है। केवल विकास मुद्दा नहीं है, याद रखिएगा। गुरुजी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको लेकर आपने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी अभी तक कर रखी है। आज हम जुलाई के आखिरी में हैं, 29 जुलाई को इस पॉडकास्ट, 30 जुलाई को हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। क्या लगता है कि आज के बाद से आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा? मैं वृश्चिक राशि में गोचर का बेताज बादशाह, मैंने बोल रखा है वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय नवंबर 2026 से शुरू होगा और 2030 तक रहेगा। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, इनका बेहतरीन समय 30 नवंबर 2026 से स्टार्ट होगा और ये 2030 मई तक रहेगा। अच्छा। और जिनकी कुंडली में राजयोग है वो बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। जिनकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं, वो भी 3-4 साल के लिए ठीक ठाक आदमी बन जाएंगे। बृहस्पति अस्त हुआ, राशि से नवम बृहस्पति चल रहा है, मोदी जी को जलील करा दिया। अब बृहस्पति अस्त से बाहर निकल रहा है, 4-5 दिन के अंदर लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं कि मोदी जी के साथ बहुत गलत हुआ। ये जिन लोगों ने अराजक तत्वों ने गाली दी उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अब उनके घर वाले झेले। 15 अगस्त से पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैंने बोला था कि 2 जून से मोदी जी का टॉप समय आ रहा है, जिसका प्रभाव 1 महीना पहले से आता है। वहीं बृहस्पति अभी बीच में कुछ दिन के लिए खराब हो गया था। इनका समय 15 अगस्त से ठीक होना चालू होगा। 15 अगस्त से लेकर के नवंबर लास्ट तक ये अपनी पूरी छवि को बहुत मजबूत कर देंगे और नवंबर 2026 के बाद जो फुल स्पीड में चलना चालू करेंगे, इनकी जिंदगी का सबसे टॉप समय 2027 मई से लेकर 2030 मई है। सबसे टॉप समय, सबसे टॉप जी, जिसमें खूब शानदार तरीके से 2029 का चुनाव जीतेंगे। मेरे से रोज लोग सवाल करते हैं, तमाम एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं 2027 में प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। मैंने कहा 2032 तक कहीं नहीं जाने वाले। तो 2029 में भी यही चेहरा रहेंगे बीजेपी 2032 तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। और मैं आज बोल रहा हूं 30 जुलाई 2026 मैं नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका 2007 से पढ़ रहा हूं। मैंने उस पर कम से कम 50 रिजल्ट दिए। अभी इनका 15 अगस्त से समय सुधरेगा, नवंबर लास्ट से टॉप समय आएगा, मई 2027 से मई 2030 इनकी जिंदगी का सबसे टॉप समय होगा। 2029 आराम से चुनाव जीतेंगे। 2032 तक मिनिमम ये प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है 2034 तक रहे, उससे आगे मैं नहीं देख रहा। तो 2027 में छोड़ के जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा। ये मेरी भविष्यवाणी बड़ी है। भविष्यवाणी। और मैं एक चीज बड़े दावे के साथ बोलूं, जिस जन्म पत्रिका पे मैंने एक बार रिजल्ट दे दिया वो जन्म पत्रिका मेरी गुलाम है। मोदी जी की जन्म पत्रिका पे मैं 2007 से परिणाम दे रहा हूं और जो मैं कहता हूं वही मोदी जी की जन्म पत्रिका का रिजल्ट होता है। शुभेंदु अधिकारी की जन्म पत्रिका पे मैं जो कहूंगा वही होगा। जो जन्म पत्रिका पे मैंने एक बार रिजल्ट दे दिया वो जन्म पत्रिका मेरी कंट्रोल में है। चलिए गुरुजी, इन भविष्यवाणी को बहुत इंतजार रहेगा। अब आपसे कुछ 1-2 सवाल उन राशि वालों के लिए, जैसे हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या राशियों से भविष्यवाणियां होती हैं, अभी कौन कौन सी ऐसी राशियां जिनका समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है? देखिए, राशियां ही सब कुछ होती है। हाँ, आप मुझे राशि बताइए, मैं आपका समय बता दूंगा। अब नाम किसी का नहीं खोलूंगा जी। मैं कहीं पॉडकास्ट दे रहा था तो बातचीत हुई, पहले 10 मिनट बैठे, बातचीत हुई, चाय पिए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बहुत लोगों का पॉडकास्ट लिया है, लेकिन आपकी बातों में अहम ज्यादा है, अभिमान ज्यादा दिख रहा है। मैंने कहा आपको अहम दिख रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस दिखता है। बोले कि मैं राशि आपके मुंह से निकलेगी नहीं, मैं आपका पूरा समय मैं समय राशि से पकड़ता हूं। भविष्य आपकी कुंडली से तय होगी, भविष्य जो है आपकी कुंडली से तय होगी। राजा बनेंगे, फकीर बनेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, नीचे आएंगे, कुंडली बताएगी। लेकिन अगर टॉप समय आएगा तो वृश्चिक राशि का जो मैंने बोला टॉप समय आएगा, तो जो भी टॉप होगा, जैसे कोई गांव में बेकार घूम रहा है वो भी कमाने लगेगा 2 पैसा। जो कुछ कमा रहा है ज्यादा कमाएगा, जो बढ़िया और बढ़िया होगा। मैंने बोला मैं राशि से आपका समय बता दूंगा। ये पॉडकास्ट की बात है और शूटिंग चल रही थी। बोले इस लाइव में आप बोलिए मेरी राशि कर्क राशि है और मेरा 10वें घर में चंद्रमा बैठा है। उन्होंने मेरी कोई पॉडकास्ट सुनी नहीं थी। मेरी जो पॉडकास्ट सुनते हैं लोग, उनको पता है कि मैं ग्रहों के ऊपर ही बात करता हूं, मैं रूल पे बात करता हूं और रूल सबके ऊपर लागू होते हैं। मैंने 3 भविष्यवाणियां दी। पहला नंबर मैंने बोला 10वां चंद्रमा माता को कैंसर। बोले अच्छा। मैंने कहा 2020 से समय ठीक नहीं चल रहा, 2027 मई के बाद समय ठीक होगा। सॉरी, 2023 से समय ठीक नहीं चल रहा,
2027 मई के बाद समय ठीक होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुप। दूसरे जो एंकर बैठे थे उन्होंने अपना कुछ डिटेल दी। मैंने कहा ये आदमी कौन है? बोले बस डेट ऑफ बर्थ है, बताइए इनका समय जी। मैंने कहा मैं समय बताऊंगा तो यस या नो करने वाला कौन है? बोले मैं करूंगा। मैंने कैसे मान लूं कि आप यस या नो करेंगे? हो सकता है आप झूठ भी बोले। बिल्कुल। तो आप जिनका डेट ऑफ बर्थ है आप उनको फोन लगाओ, स्पीकर खोल के फोन लगाओ, मैं बताता हूं। मुझे यह भरोसा है कि जिसकी कुंडली है, जिसकी कुंडली है वह व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। मेरे सामने तो आज तो कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन आप मुझे जलील करने के लिए किसी और का डेट ऑफ बर्थ दे करके आप अपने मुंह से यस नो बोल सकते हो। तो मैंने कहा मैं आप पे भरोसा नहीं करता। जिनका ये डेट ऑफ, अगर आपका है तब तो मैं आप पे भरोसा करूंगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो मान लूंगा कि आप अपनी सही बात सुनकर के मना नहीं करेंगे, ये मैं जानता। लेकिन अगर आप जलील करने के लिए बैठे हैं, अगर आपका नहीं है तो आप उस व्यक्ति को फोन लगाओ। मैंने कहा फोन लगाइए और स्पीकर खोलिए। बोले नहीं खोल सकता, स्पीकर नहीं लगा सकता। फिर बात खत्म हो गई। लास्ट में बोले धर्मेंद्र प्रधान की कुंडली थी। मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का आप नेट से डेट ऑफ बर्थ निकाले हैं, इससे क्या बात बनेगी? मैं राशि बताते ही आपके मुंह से, मैं रोज लाइव पे बैठता हूं, रोज 2 घंटा लाइव पे बैठता हूं। सुपर चैट में लोग अपनी राशि लिखते हैं, सिर्फ राशि लिखते हैं, मैं उनका बता देता हूं आपका समय कब से खराब है। अभी मैं 3 भविष्यवाणी दे रहा हूं जी। मैं ही गोचर जानता हूं, दूसरा कोई नहीं जानता। कर्क राशि वालों का समय खराब चल रहा है। 2 जून से खराब चालू हुआ है, 15 जुलाई से खराब है, पूरा अगस्त उनका खराब है। उसके बाद धीरे धीरे उनकी परेशानियां बढ़ती रहेंगी। 30 अक्टूबर के बाद थोड़ी कम होंगी। इनका टॉप समय मई 2027 में आएगा। जिनकी भी कर्क राशि है, जिनकी भी कर्क राशि है, और 2023 से इनका समय खराब चल रहा है। 2023 से कर्क राशि वालों का समय खराब चल रहा है। कुंडली में आपका चंद्रमा कर्क राशि में होना चाहिए जी। मिथुन राशि जिनकी भी है, मैं आगे की नहीं बोल रहा, मैं पीछे से बोल रहा हूं। मई 2025 से इनका समय खराब चालू हुआ। अच्छा। अक्टूबर 2025 से इनकी बैंड बजी हुई है, और अभी भी लग रहा था कि 2 जून से इनका समय ठीक होगा, लेकिन इनका समय ठीक होगा 15 सितंबर को। अच्छा। और एक राशि के कम से कम 60 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल। और ये मिथुन राशि के लोग सुन रहे होंगे। मुझे याद है एक प्रसंग कि मैं कुंभ राशि पे बोला था मार्च में, एक बार नवंबर में बोला था, एक बार मार्च में बोला था। अब पॉडकास्ट तो आ गई, मेरे पास जितने कॉल आए, जितने कॉल आए सब कुंभ राशि के कुंडली दिखाने के लिए। मैंने उसमें बोला था कुंभ राशि वालों की जिंदगी का सबसे बुरा समय 5 फरवरी 2026 से लेकर के 11 अप्रैल 2026 तक है। ये खून के आंसू रोएंगे, सुसाइडल स्थिति में चले जाएंगे। जब मैंने ये बात नवंबर में बोली थी तो 1-2 लोगों ने कमेंट किया था डराइए मत, उपाय बताइए। मेरे पास उपाय नहीं होता। अब बारिश आ रही है, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। जी। आप घर में चले जाओ, बचने का तरीका है। मैंने आपको बता दिया 12 से 12:30 बारिश आएगी, आप सड़क पे मत रहो। अब कोई कहे बारिश को रोक दो, ये मेरे बस में नहीं है। उस समय ये स्टेटमेंट था जब मैंने पॉडकास्ट 15 मार्च को धर्म ज्ञान चैनल पे दी, और मैंने बोला कि कुंभ राशि वालों का समय 5 फरवरी 2026 से लेकर 11 अप्रैल 2026 तक खून के आंसू रोने का समय। एक लड़का फोन किया, टीम के बच्चे उठाए जी, बोला बात करनी है गुरुजी से। बोले फीस जमा करें तो बात हो जाएगी। बोले बस 1 मिनट उनकी आवाज सुना दीजिए। बच्चों ने कहा ठीक है। बोले कोई आपकी आवाज सुनना चाह रहे हैं। मैंने हेलो बोला। बोले गुरुजी आपसे मिलना है। मैंने कहा आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। बोले कि मिलना आपसे है। और उन्होंने एड्रेस लिया, मैंने एड्रेस दिया। बोले मैं तो आपके पड़ोस में रहता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाइए। वो आ गए मेरे पास। बोले मैं सुसाइड करने जा रहा था। मैं सुसाइड करने जा रहा था, एक रील सामने आ गई। उस रील में आपकी 1.5 मिनट की एक रील थी कि कुंभ राशि जिनकी भी है उनकी स्थिति बहुत खराब है, उन खून के आंसू रोएंगे और सुसाइड करेंगे। तो मैंने सुना तो मैंने बोला ये आदमी कौन है जिसने राशि सुनकर के मेरे बारे में इतना बता दिया। वो आए, मैंने कुंडली विस्तार से पढ़ी, चले गए। मैं राशि से वो भविष्यवाणी कर दूंगा जो भूतो न वर्तमानो न भविष्यंति। मैंने 50 लाख से ज्यादा बार गोचर इस्तेमाल किया है। मैंने 20 लाख से ज्यादा कुंडलियां देखी हैं। मैं जीवन में दशा नहीं देखता। अभी जिन राशियों के बारे में बोल रहा हूं, कुंभ राशि वालों का समय अब धीरे धीरे अनुकूल हो रहा है, नवंबर में जाकर ठीक होगा। जिनकी भी कुंभ राशि है, ईमानदारी की बात कर रहा हूं,
मेरे को तो आज तक कोई नहीं आया व्यक्ति बोला कि कुंभ राशि इस समय अच्छा है। कुंभ राशि वालों की बैंड बजी पड़ी है, अब थोड़ा कम हो गया, दर्द बर्दाश्त करते करते आदत हो जाती है। नवंबर से इनका समय ठीक हो रहा है। मिथुन राशि वालों का जुलाई बहुत गंदा गया। जितनों की मिथुन राशि है, जुलाई उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय गया। पूरे जुलाई की बात कर रहा हूं, और इस तरह की भविष्यवाणी मैं ही दे सकता हूं। जिनकी कर्क राशि है उनका समय अगस्त खराब जाएगा। तो अभी 3-4 राशियां बहुत खराब चल रही है। कुंभ राशि सबसे खराब चल रही है, मिथुन खराब चल रही है, कर्क खराब चल रही है। अब सिंह खराब होगी अगस्त के बाद। अगस्त के बाद से मीन राशि वालों का समय खराब चल रहा, मगर इतना बुरा नहीं चल रहा। मकर राशि ठीक है, वृश्चिक राशि ठीक है, तुला राशि सामान्य है, वृषभ राशि सामान्य है। गुरुजी, जिस तरह से अभी तक प्रेडिक्शन करी, ग्रहों के बारे में आपने बात करी, कुछ 1-2 सवाल और हैं ग्रहों से जुड़े हुए, उनके बारे में भी जान लेते हैं। शनि वक्री भी हुआ, इसके बारे में आपने बताया। शनि और राहु, इन दोनों ग्रहों में से सबसे ज्यादा कौन सा कठिन ग्रह आपको लगता है और क्यों? राहु। क्यों लेकिन गुरुजी? अब मैं उदाहरण देता हूं जी। कुंभ राशि के ऊपर शनि रहे जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025। ये कुंभ राशि वालों का समय आसानी से गुजर गया। अभी मीन राशि के ऊपर भी शनि चल रहा है, मार्च 2025 से लेकर मई 2027। मीन राशि वालों का समय भी आसानी से गुजर रहा है। शनि आपको ज्यादा नहीं मारता, शनि आपको धीमे धीमे जहर उतारता है, और धीमे धीमे जब किसी को मारा जाता है तो उसको पता भी नहीं लगता कब मर जाता है। राहु खतरनाक ग्रह है। अच्छा। और इसको समझाता हूं कैसे खतरनाक ग्रह है, और ये नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत है, वैदिक में नहीं मिलेगा। शनि एक जज है जिसके 2 वकील हैं। राहु सरकारी वकील है, केतु प्राइवेट वकील। अच्छा। अगर सरकारी वकील आपके खिलाफ है तो ऐसी ऐसी दलील शनि को देगा कि शनि आपको फांसी पे चढ़ा देगा। अच्छा। राहु कहेगा 10वें जीवन में इसने व्यक्ति ने बलात्कार किया था जी, 15वें जीवन में इसने किसी की हत्या की थी, 16वें जीवन में किसी के साथ धोखा किया था। अब इस जीवन में तो कुछ नहीं किया, राहु कई जन्मों का है। शनि उस आधार पर इस जीवन में आपको दंड दे देगा। अमल करने वाला राहु है। इसको आप दूसरे उदाहरण में समझिए। शनि एक IAS अफसर है, उसके अंदर में स्टाफ काम करते हैं। शनि ने बोला स्टाफ को जाओ ये करके आओ। अगर राहु आपसे नाराज है, राहु अगर आपसे नाराज है तो ज्यादा आपको प्रताड़ित करेगा। और अगर राहु आप पे प्रसन्न है तो साहब ने कहा 10 कोड़े मार के आओ, राहु आएगा सिर्फ बातचीत करके चाय पी के चला जाएगा और साहब को बोल देगा मैंने 10 कोड़े मार दिए। राहु को पक्ष में रखो। राहु पक्ष में है तो सब कुछ पक्ष में। और अगर गोचर में राहु खराब है, अब जैसे कुंभ राशि को उदाहरण दे रहा था, गोचर देखने किसी को नहीं आता। यह अभिमान नहीं, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। अच्छा। किसी को नहीं आता। मेरे पास जितने एस्ट्रोलॉजर आते हैं सिर्फ गोचर के लिए आते हैं। तो दशाओं से आप भविष्य नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। अब मेरा गोचर मान लीजिए मिल गया और किसी की दशा मिल गई तो बात सही हो गई। अच्छा। जैसे अभी मैंने कर्क राशि का बोला, और नेगेटिव बातें दशा पे सच होती, पॉजिटिव बातें सच नहीं होती। अब कर्क राशि वाले 2023 से परेशान। अब मान लीजिए किसी कर्क राशि दशा खराब चल रही है, ज्योतिषी बोल रहे कि आपकी दशा ये खराब है जी 3 साल की, तो मान लेगा हाँ 3 साल खराब बोले थे पंडित जी, 3 साल खराब चला गया। ज्योतिष में नेगेटिव भविष्यवाणियां सच होती हैं 100 में 100%। पॉजिटिव भविष्यवाणी करो और फिर पॉजिटिव भविष्यवाणी सच करके दिखाओ। मैं हमेशा पॉजिटिव बोलता हूं। निगेटिव है तो निगेटिव बोलूंगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव बोलूंगा। अब राहु, कुंभ राशि के ऊपर राहु चल रहा है जी, मई 2025 से। कुंभ राशि के ऊपर शनि था जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025। उस समय उनका बड़ा आसानी से निकल गया, बहुत आसानी से निकल गया। लेकिन मई 2025 के बाद कुंभ राशि वालों का समय नहीं निकल रहा, और यही कुंभ राशि के ऊपर राहु सूरज 15 फरवरी से 15 मार्च सूरज थे, बुध 5 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक राशि के ऊपर बुध था। राशि का बुध सबसे खतरनाक होता है, और राशि के ऊपर जब बुध बकरी होता है पागल कर देता है। राशि के ऊपर बुध बकरी, राशि के ऊपर सूरज, राशि के ऊपर राहु, राशि के ऊपर मंगल। कुंभ राशि वालों के मृत्यु तुल्य कष्ट का समय था ये राहु का गोचर। अब यही राहु का गोचर मकर राशि पे जाएगा। मकर राशि के ऊपर कोई 7.5 ढैया नहीं है। दिसंबर 2026 में जाएगा। उनका 15 जनवरी से 15 फरवरी खराब जाएगा। मई 2027 में उनकी ढैया लगेगी। मई 27 में ढैया का लगना, राहु का बैठना, और ये तकरीबन
मई 2028 तक राहु का राशि के ऊपर आना। जितने ग्रह राशि के ऊपर इकट्ठा होंगे समय खराब होगा। शनि कभी अपने ऊपर दोष नहीं लेता, कभी दोष नहीं लेता। शनि राहु को दोषी बनवाता है जी। लेकिन राहु का गोचर देखने किसको आता है? कोई नहीं देखता। लोग शनि की 7.5, शनि का ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट, बृहस्पति का गोचर देखने किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। मैं पहला व्यक्ति ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि ये चीज किसी को नहीं आती? मैं अपने ज्योतिष तो वो भी हैं। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। किसी को गोचर देखने ही नहीं आता। आप 100 एस्ट्रोलॉजर से मिलिएगा, वो सिर्फ दशा पे जाकर रुक जाएगा, उसको गोचर देखने ही नहीं आता। राशि का बृहस्पति शनि की 7.5 से 10 गुना खराब होता है। मैंने जब बोलना चालू किया पॉडकास्ट पर तो लोगों ने देखना चालू किया। मेरे को ज्योतिषी आते हैं, फोन करते हैं, हाँ जी आपके रूल सही है, ये रूल आपका एकदम सही है। हम तो ये मान के चल रहे थे, एक सज्जन थे, उनका कर्क लगन कर्क राशि थी, पंजाब के बहुत विख्यात ज्योतिषी हैं। एक दिन उनका बेटे का फोन आया, पापा ने कहा बात करने के लिए। मैंने बात की, उसके बाद उनका भी फोन आया, अपनी कुंडली पे बात करने लगे। मुझे आपका चक्र चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ डालने को सबसे पहले पेज पे चक्र आता है मेरा। मैंने बोला आपका समय तो बहुत खराब चल रहा है। बोले किस आधार पर? मेरी दशा तो बहुत शानदार चल रही है, मैंने दशा देखता ही नहीं। कर्क लगन कर्क राशि, समय डबल खराब। राशि के ऊपर बृहस्पति चल रहा है, हेल्थ का ध्यान रखिए, डिप्रेशन आएगा। बोले हाँ एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ रही है, पता नहीं क्यों, सब कुछ बढ़िया है, सम्मान में कमी नहीं है, पैसे में कमी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा और बढ़ेगा। बड़े बड़े लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? उनके पास तो सब कुछ होता है, मन खराब होता है। तो राशि का जुपिटर बहुत खराब होता है, राशि का राहु बहुत खराब होता है जी। राशि का बुध अति खराब होता है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में आपसे पूछा था जी, बुध बकरी क्यों होता है? सूरज के साथ रहता है, सूरज के साथ रहते रहते बकरी हो जाता है। जबकि बकरी ग्रह का नियम है कि सूरज से 5 घर से 9 घर आगे जब कोई ग्रह जाता है तो बकरी होता है। प्लस शुक्र बकरी क्यों होता है 2 साल में एक बार? मैं दोनों का जवाब अगले पॉडकास्ट में दे दूंगा। मैंने दे रखा है पिछले अपने धर्म ज्ञान के पॉडकास्ट में, जो लोग सुने होंगे उनको पता होगा जी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके दर्शक नए होंगे, जवाब दें। गोचर अपने आप में विशाल समुद्र है। चंद्रमा का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर। अभी मीन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर खराब चल रहा है। ये कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता, सिर्फ शनि की 7.5 लोग देखते हैं, बस हो गया गोचर। बृहस्पति चेंज कर रहा है, राहु चेंज कर रहा है, भी बस उसी के नाम पे जाता है, शनि की 7.5 के नाम पर। राहु चेंज किया, जुपिटर चेंज किया, कहाँ गया? अच्छा गया कि बेहतर, बुरा हुआ, पता ही नहीं है। मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं, मेरे को तो तमाम एस्ट्रोलॉजर फोन करते हैं कुंडली दिखाने के लिए। दशा से नीचे कोई नहीं उतरता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठा हुआ था, मेरे एक मित्र भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। मैं बैठा, उन्होंने जो है लैपटॉप खोल दिया सामने कुंडली। मैंने कहा ना लैपटॉप बंद करिए। मैंने कहा कागज कलम पकड़िए, और कागज कलम मत पकड़िए, अब याद रखिए। मैंने कहा सिंह लगन की कुंडली है। बोला ठीक। सारे 9 ग्रह मैंने पढ़ दिए, ये सिंह लगन की कुंडली है, ग्रहों पढ़ दिए। मैंने कहा डिग्री चाहिए? बोले हाँ। मैंने कहा डिग्री ये है, अब आप बोलिए। बोले मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा लैपटॉप आपने बंद कर दिया, उसमें मुझे 500 चीजें देखनी है। मैंने कहा बस बात खत्म। अब मैंने कहा अब आप कुंडली बोलिए। कुंडली बोली आप। उन्होंने लग्न बताई, तुला लग्न की कुंडली, लग्न पे बुध, जो भी ग्रह थे उन्होंने बता दिया। हमने कहा डिग्री बोलने की इच्छा हो तो बोल दीजिए, नहीं बोलने की इच्छा मत बोलिए। मैंने उस कुंडली पर 1.5 घंटा बोला। मैंने समय बताया, ये समय ऐसा, ये समय ऐसा, ये समय ऐसा। राशि से मैं समय बताता हूं, कुंडली से मैंने पूरा राजयोग बताया। मैंने कहा अगर डिग्रियां दे देंगे तो और एक्यूरेट बता दूंगा। मुझे आप कुछ मत दो, आप सिर्फ अपनी राशि बता दो, मैं आपका समय 2 साल पीछे 2 साल आगे बता दूंगा। और अगर आपने पूरा चक्र बता दिया, मेरे लाइव कार्यक्रम पे, मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो सन जी, लाइव कार्यक्रम पे लोग आते हैं, सुपर चैट से मैं सवाल लेता हूं। उसमें कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे मेरी राशि तुला है, ठीक है जी। कुछ लोग अपना लग्न भी लिख देंगे कि ये ग्रह यहां बैठा है, तो मैं उनके ग्रह देखकर उनका डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं कि आपका ये डेट ऑफ बर्थ ये है। कल एक मिस्टेक हुई, कल एक डेट ऑफ बर्थ आई, मैंने कहा कि आपका जन्म 95 से 97 का है। उनका जवाब आया कि नहीं, मेरा जन्म 65 का है। शनि 30 साल बाद वहां था, तो मैं उतना पीछे जाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा नौजवान होंगे तो 95 97 के, क्योंकि हमारी लाइफ में नौजवान ही ज्यादा आते हैं।
शनि मीन राशि पे 95 से 97 था, उनकी जन्म पत्रिका में शनि मीन राशि में था तो 65 से 67 भी था। बस ये मिस्टेक हुई थी मेरी, क्योंकि मैं अगर कहीं संशय होता है तो मैं 30 साल आगे पीछे बता देता हूँ कि ये 30 साल पीछे ये हो सकता है, अगर 30 साल पहले हुआ होगा, और नहीं तो ये हुआ होगा, और नहीं तो अभी का पैदा है तो मैं बोल दूंगा कि अभी 2025 से 27-26 के बीच में पैदा हुआ। तो ग्रहों की पोजीशन सब कुछ बता देती है। ग्रह की पोजीशन देखकर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा। ग्रह चक्र देंगे तो मैं आपकी कुंडली पे 1 घंटा बोल सकता हूँ जी। समय मैं आपका 4 साल पीछे 4 साल आगे तक का बता दूंगा, सिर्फ राशि पता करके जी। और अगर आपने ग्रहों की डिग्री दे दी तो पूरा राजयोग निकाल दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने हवा में कुंडली लटक जाती है। अच्छा। और मैंने जब उनको चैलेंज दिया, बोले मैं बिना लैपटॉप के कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा लैपटॉप खराब हो गया तो बोले मैं अंधा हूं। अब मैं सबको बोलता हूं, मैंने धर्म ज्ञान चैनल पे भी चैलेंज दिया था उनकी एंकर को। मैंने बोला कि आप रोज पॉडकास्ट लेते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि राशि बता देने से क्या उसके बारे में 1 साल पीछे और 1 साल आगे। 1 साल पीछे इसलिए कि वो बात सच होनी चाहिए, तभी मैं आगे की बात मानूंगा, प्रमाण पता लगेगा। इसीलिए मैं पीछे की बात कर रहा हूं। वो 4 लाइन बोल के दिखा दे, सिर्फ उसको चक्र सामने रख दे तो उस कुंडली पे 15 मिनट बोल के दिखा दे। मुझे किसी भी कुंडली में दशा की जरूरत नहीं है जी। आपके घर पहुंचने के कई रास्ते, दशा लेजी है, दशा सब कुछ नहीं बता सकती, गोचर हर चीज बताते चलता है जी। और या मेरा अनुभव कि मैंने 30 साल में सिर्फ गोचर ही इस्तेमाल किया, सिर्फ गोचर, और मिनिमम गोचर मैंने 50 लाख से 1 करोड़ बार इस्तेमाल किया। एक एक जन्म पत्रिका में, मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका है, आपने 40 बार बात की तो 40 बार मैं गोचर पे ही बात करूंगा, तो आपका 40 बार का अनुभव है ना गोचर का। इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्व में किसी को गोचर नहीं आता। ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन हाँ तो हाँ ये सही है। ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात आ जाती है ना गुरुजी यहाँ पर कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इस बात पे। अब देखिए अनुभव है, अनुभव है 50 लाख बार, मैं मिनिमम 50 लाख बार बोल रहा हूं, और मैंने हर जगह एक्यूरेट देखा है। कोई व्यक्ति ढूंढ के लाइए, मैं कहता हूं झूठ बोलने वाले व्यक्ति हो, आप भी तमाम पॉडकास्ट लेते हैं, आप उनको एक राशि बोल दीजिए जी। और उनको बोलिए साल भर पीछे और साल भर आगे का समय बता। मैंने तो मिथुन राशि का बोला ना जी, मई 2025 से समय खराब चल रहा है, कर्क राशि का 2023 से समय खराब चल रहा है, वृश्चिक राशि का टॉप समय आ रहा है, सिंह राशि वालों का समय खराब चल रहा है। गोचर में जब जब सिंह राशि और कन्या राशि और कुंभ राशि और मीन राशि में चंद्रमा जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं जी। आज भी कुंभ राशि में चंद्रमा चल रहा है, लोग परेशान है, सुबह से फोन आ रहा है। तो जब कुंभ राशि में चंद्रमा राहु से पीड़ित हो रहा, सब परेशान हो रहा, तो कुंभ राशि वाला क्यों नहीं परेशान होगा? छोटा सा ज्योतिष का सूत्र है, बाकी जैमिनी के सूत्र पर अगली बार विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल गुरुजी। और नाड़ी पे बात करेंगे। मेरी पॉडकास्ट में 90% ज्योतिष के सूत्र होते हैं। और आपका जो सवाल था राहु जी, राहु को कंट्रोल रखना है तो आप नियम धर्म अनुशासन से रहिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। राहु से बड़ा ज्योतिष में रहस्यमय ग्रह कोई नहीं है जी। राहु खुश तो आपकी पूरी कुंडली खुश, राहु खराब तो पूरी कुंडली खराब। आखिर में गुरुजी केतु के बारे में भी जरूर बताइए, ये भी लोग परेशान है ना, इससे ये खराब हो जाता है, क्या घटनाएं लेकर आता है सामने, क्या उतार चढ़ाव लाता है लाइफ में? सुनिए, केतु से बढ़िया कोई ग्रह नहीं। अच्छा, केतु मौज का कारक है, ये लोग भ्रम में जीते हैं। केतु मौज का कारक है, केतु से बढ़िया कोई ग्रह नहीं। केतु बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ होता है। केतु अगर किसी की कुंडली में पहले बैठा हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, ये पहला हाउस हुआ। केतु पहले होता है, राहु उससे 7 घर आगे होता है। अगर किसी की कुंडली में केतु पहले है तो मौज ज्यादा करेगा। पैसा कितना होगा बात की बात है, मौज करेगा। बहुत से लोग बचपन से मौज में है, चाहे गरीबी क्यों ना हो, खुश हैं, खुश मिजाज हैं, जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। और जिनका राहु पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठवे, वो 36 साल की उम्र तक स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि जो पहले होता है वो शनि के साथ तालमेल बिठाता है। तो जब पहले राहु बैठा तो राहु तो व्यक्ति के खिलाफ चलने वाला है, तो शनि को आपके खिलाफ दलील देगा, तो शनि 36 साल तक स्ट्रगल देगा। अच्छा, अगर किसी कुंडली में केतु अच्छा है तो केतु अच्छा आपका वकील है, वो शनि को बोलेगा साहब ये बहुत अच्छे व्यक्ति, धर्मात्मा है, लोगों की मदद करते हैं, ये करते हैं, तो शनि आपको बढ़िया सा
फैसला देगा। इसको मतलब एक तरह से प्रोटेक्टर ग्रह हम कह सकते जी। हैं, चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके चलता है। केतु बेटे का कारक है, बुध बेटी का कारक है। जिसके वर्षफल में लगन पे केतु आ गया, जिस साल उस साल घर में बेटा होगा, कंफर्म बेटा होना है, कंफर्म। अच्छा। 1,00,000%, 1% नहीं, 1,00,000%। अगर वर्षफल पे लगन पे केतु आ गया, उस साल आपका बेटा होगा। अगर आपका बेटा नहीं हो सकता, भाई को बेटा होगा, भाई को नहीं हो सकता, बहन को बेटा होगा। अगर आप बुजुर्ग हो गए तो आपके बच्चों को बेटा होगा। मतलब बेटा होना उस साल परिवार में। और ये रूल दीवार पे खून से लिखने लायक है, ये नाड़ी ज्योतिष का रूल है। बहुत बड़ी बात है ये। बुध लगन पे बैठा हो तो पहली संतान लड़की होती है। इसमें हाउस चलता है, राशि भूल जाइए। मैं नाड़ी ज्योतिष इसलिए करता हूं कि मुझे पलक झपकने से पहले रिजल्ट चाहिए। केतु मौज है, बृहस्पति से भी ज्यादा शुभ है। केतु खराब कहां होता है? केतु खराब होता है 8वें घर में। अच्छा। केतु सबसे बढ़िया 9th में, 12th में। 8वें कमजोर है। लग्न का केतु अच्छा है। केतु के बहुत से हाउस है, लेकिन केतु बहुत, लगन पे केतु सूरज कहीं भी होगा पावरफुल, लगन पे राहु सूरज कहीं भी होगा खराब। क्यों खराब होगा? सूरज की सुबह की उगती किरण केतु होती है। केतु ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय तक का समय होता है। और सूरज की उगती किरणों में बड़ी नरमी होती है, मासूमियत होती है। जब सूरज शाम को ढलता है तो उसकी सूरज की किरणें रो रही होती है, वो राहु है। तो लगन पे राहु है तो सूरज शाम वाला है, मतलब सूरज जो है वो शाम वाली स्थिति में। लगन पे केतु तो उगता हुआ सूरज है, तो उगता हुआ सूरज अच्छा लगता है। लग्न का केतु सूरज पावरफुल, लग्न का राहु सूरज कमजोर। 6वें घर में केतु, बृहस्पति कहीं भी होगा तगड़ा होगा जी। 6वें घर में शनि, बृहस्पति कहीं भी होगा खराब होगा। 6वें घर में मंगल, मन्नत की औलाद। 6वें घर में सूरज, मंगल पावरफुल। 11वें चंद्रमा, केतु खराब। 11वां केतु, चंद्रमा खराब। 11वें केतु बैठा है तो बेटा होने के बाद मां मर जाएगी। और अगर 11वें चंद्रमा बैठा है तो मां के रहते बेटा नहीं होगा। ये सब नाड़ी ज्योतिष के रूल है। इनके रूल को दीवार पे खून से लिखने लायक है किसी वैदिक ज्योतिष में क्षमता जो एक रूल बताए, जो 100 जन्म पत्रिका पे लगाऊं 25 पे भी लग जाए? जी जी। ये मेरा जो रूल है, आप 100 उठाओगे 95 पे लगेगा। अगले सटीक बैठता है एकदम। तलवार की धार से भी तीखापन है इसमें। मैं हर साल 5-7 लोगों को पहले से बताता हूं कि आपके घर पुत्र होने वाला है, पुत्र होने वाला है। लोग बोलते हैं आजकल तो बच्चे ही नहीं हो रहे। सूचना आ गई, बेटी प्रेग्नेंट हो गई, कोई बात नहीं, भाई के बेटी प्रेग्नेंट हो गई, आपके परिवार में, और नहीं तो अगर परिवार ही बहुत छोटा है तो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार में उस साल पुत्र होगा जिनके साथ आपका अटैचमेंट है। अटैचमेंट वहां नहीं जहां सुन के आपको खुशी मिलती है। लगन पे बुध बैठा हो, पहली संतान लड़की होगी और उस लड़की के होने के बाद किस्मत खुलेगी। बहुत पावरफुल माना जाता है। कल का ही एक प्रसंग बता रहा हूं। हाँ। एक सज्जन की कुंडली मैं देख रहा था। मैंने बोला आपकी शादी टूट गई? बोले शादी नहीं हुई। शादी ना होना भी शादी की समस्या है। तो मैंने पूछा आपके 2 अफेयर टूटे? बोला हाँ जी 2 अफेयर टूटे। मैंने कहा आपके 2 डिवोर्स हो चुके हैं। आपकी कुंडली में 2 डिवोर्स लिखा था, 2 डिवोर्स आपके हो गए। बोले आगे शादी करूं? 48 साल की उम्र थी। मैंने कभी मत करना। 2 कंफर्म आपके रिश्ते टूटे हैं, आगे भी टूटेंगे। आपकी कुंडली में विवाह का सुख नहीं है। तो ये वैदिक ज्योतिष में नहीं करता, मैं गुण को नहीं मानता। एक गुण पे भी मैं शादी करा दूं और 36 गुण पे भी मना कर दूं। मैं विवाह का मास्टर हूं, डिवोर्स का मास्टर हूं, समय का मास्टर हूं, अफेयर का मास्टर हूं। ये 4 चीज पर मेरी पकड़ है और इसी 4 चीज के लिए लोग मेरे पास आते हैं और सबको अपना समय जानना है। और कुंडली का राजयोग मैं पकड़ के बताता हूं कितनी ऊंचाई पे जाओगे। जिन लोगों को अपना जन्म समय नहीं पता जी, पता नहीं है, उनके ग्रह के लक्षण देख के बता देता हूं। तो राजयोग कब फल देता है गुरुजी? जो ग्रह होगा अपनी उम्र की अवस्था में। शनि की उम्र होती है 36, राहु की उम्र होती है 42, अच्छा, मंगल की उम्र होती है 28। उस ग्रह में जब जाएगा तो राजयोग पैदा होगा। अब मंगल की एक भूमिका स्पष्ट कर दूं। एक दिन एक सज्जन आए, बोले मुझे अपना जन्म समय नहीं पता। मैंने कहा अच्छी बात है, डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल? बोले हाँ ओरिजिनल। मैंने डेट ऑफ बर्थ लेकर पूछा कि आपका बड़ा भाई है जी? बोले हाँ है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने लग्न कुंडली बदली, 12वें मंगल बैठा हो, 12वें मंगल बैठा हो तो 100 में 90% बड़ा भाई नहीं होता जी। और होता है तो उसकी स्थिति खराब होती है। 8वें मंगल बैठा हो, 100 में 99% छोटा भाई नहीं होगा, होगा तो उसकी स्थिति खराब होगी जी।
सेकंड में मंगल बैठा हो तो बड़े भाई के साथ आपके संबंध खराब होंगे और आगे चलकर आप खुद बड़े भाई बन जाएंगे। अच्छा। तो लगन पकड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। चंद्रमा से पकड़ते हैं, मंगल से पकड़ते हैं, शनि से पकड़ते हैं, राहु से पकड़ते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह तो मिलेगा जी। लग्न ही तो निर्धारित करना है। और मैं रोज लग्न कुंडली निकालता हूं। तो ये है राहु की एक खासियत है जी। नाड़ी ज्योतिष पर अगली बार बात करेंगे, जैमिनी पर बात करेंगे। रूल इतने अचूक अचूक रूल है कि मतलब तबीयत खुश हो जाएगी। मेरी जो ज्योतिष की क्लास चल रही है, भारतीय विद्या भवन के बहुत से लोग ज्योतिष की क्लास ले रहे हैं जी। मैं जब रूल पढ़ाता हूं तो उछल जाते हैं, बोलते ये तो मैंने कहा आज तक पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। मैंने कहा रूल सुनो पढ़ो मत, ये रूल है, इसको 15 जन्म पत्रिका पे लगाओ, अप्लाई करके देखो तब पता लगेगा। हाथों हाथ लगाते हैं, बोलते 15 में 15 जगह लग गई। जी जी। मैंने कहा वैदिक का कोई रूल उठाओ, वैदिक का कोई रूल उठाओ और बताओ कि ये 10 जन्म पत्रिका में कितनी जगह लग रही है। बोले गुरुजी एक पे तो जबरदस्ती लगती है, ठोक पीट के लगाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि वैदिक इसीलिए मैं नहीं करता, इसलिए लोगों को समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं अपने क्लास में वैदिक और पराशर सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, सबसे लास्ट में। तभी आपकी जो भविष्यवाणियां सही होती हैं, क्योंकि आप जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं ना वो एकदम सटीक है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप जिनकी भी पॉडकास्ट लेते हैं जी, मैं आपके लिए विशेष रूप से कहूंगा जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे सवाल करते हैं। कोई व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो आप उसको वहां रोकें। अच्छा। कोई भविष्यवाणी है, मैंने कुछ भी कह दूं, मोदी हटेंगे, मोदी बैठेंगे, उसका कारण आप उनसे पूछिए, कारण बताओ। अच्छा। वो ज्योतिष का जो भी रूल बताए, जो भी रूल बताए, दशा पे आते हैं, चलो दशाएं तो 120 साल में आती हैं, कोई बात नहीं। तो आप बोले कि 2-4 ये जन्म पत्रिका और पे लगाओ, ये रूल लगाओ, किसी और जन्म पत्रिका पे लगाओ। ऐसा नहीं कि आप स्वघोषित भविष्यवाणी कर दे और मैं मान लूं, क्योंकि जो राजनीतिक भविष्यवाणियां होती है, मुझे भी राजनीति का मतलब पता है जी। मैं भी सब कुछ जान रहा हूं। मुझसे आप उस कंट्री का राजनीति पूछिए जिस कंट्री को मैं जानता ही नहीं जी। फिर उसके बारे में जो भविष्यवाणी करूं वो भविष्यवाणी, क्योंकि मैं मोदी जी के ग्रह को देखकर राजनीतिक घटना चक्र देख के मैं बात कर रहा हूं। मैंने मोदी जी के बारे में जो बोला कि ये अभी कहीं नहीं जाने वाले 2032 तक, मैंने रहस्य बताया और मैंने सब वृश्चिक राशि वालों के लिए बताया कि ये इनके साथ ऐसा होने वाला है। तो आप जिनकी भी पॉडकास्ट लेते हैं उन सब तर्क करें, इसको साबित करो। ये रूल 5 जन्म पत्रिका पे लगाओ अगर दशा से बात करते हो तो, और अगर गोचर से बात करते हो तो उस गोचर को और कुंडलियों पर लागू होना चाहिए। मुझे याद आ रही है घटना, एक कोई विद्वान जी पॉडकास्ट पे बोल रहे थे कि मेष राशि में सूरज प्रवेश कर गया है, ममता बनर्जी चुनाव नहीं हारेंगी। सूरज उच्च का हुआ था तो पूरी पृथ्वी का उच्च का हुआ था जी। अकेला तो हुआ नहीं था, इसलिए उनका कहना था कि मेष राशि का सूरज ये ममता बनर्जी को चुनाव नहीं हारने देगा। मैंने सुना, मैंने कहा ये मेष राशि का सूरज मोदी के लिए टॉप आया। एक जगह बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश हो रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि आप ही घर पे गिरेगी, गिरेगी तो सबके घर पे। बिल्कुल। तो उनका रूल मैंने हंसा, मैंने उनसे सवाल किया कि आपने मेष राशि के सूरज पे ममता बनर्जी को चुनाव जितवा रहे, मोदी का नहीं आ रहा, किसी और का नहीं आ रहा। और उनके प्रेडिक्शन बुरी तरह खत्म हुए, बड़ा जलील हुए, बड़ा ट्रोल हुए। और मैं कहता हूं कि अगर आदमी के अंदर शर्म नाम की चीज हो तो आदमी को नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब बात पूरे दंभ के साथ बोली गई और पूरी तरह गलत हो तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप जिस रूल पे प्रेडिक्शन कर रहे हो रूल बताओ और वो रूल और जगह लगाओ। सूरज साल में एक बार उच्च का होता है 15 अप्रैल से 15 मई। अभी सूरज अपने घर में जा रहा है 15 अगस्त से 15 सितंबर। ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत खराब होने वाला है। अच्छा। ये मीन राशि वालों के लिए अच्छा होगा, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा होगा, तुला राशि वालों के लिए अच्छा होगा, सिंह राशि के लिए सबसे खराब साबित होने वाला है, कुंभ राशि के लिए सबसे खराब साबित होने वाला है। तो मैं कह दूं सिंह राशि का सूरज सबके लिए अच्छा जाएगा, गलत बात है। गोचर देखने किसी को नहीं आता। अगर मैं कह रहा हूं बार बार तो ये अंतिम सत्य किसी को देखने नहीं आता। बिल्कुल, तभी आप इतनी मतलब श्योरिटी के साथ हर बात को कह पा रहे हैं जी। बिल्कुल गुरुजी, बहुत कुछ खास आपने दिया आज के पॉडकास्ट में, भविष्यवाणी से लेकर ग्रहों की वो जो डीप नॉलेज आप देते हो ना, वो जल्दी से पॉडकास्ट में लोगों को नहीं मिलती। बहुत वर्थ मिलेगी इस पॉडकास्ट से। और जो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कहेंगे एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिए। मैंने आज तक जितने पॉडकास्ट देखे हैं जी, उसमें कोई रूल ही नहीं बताता। हाँ।
कोई रूल पे बात ही नहीं करता, रूल ही नहीं बोलता, सिर्फ भविष्यवाणी दे के निकल गए। 10 भविष्यवाणी दिए, 6 सब सही हो गए, उसके डंका पीटेंगे, 4 जो गलत हो गए चुप लगा जाएंगे। मैं कहता रूल बताओ। रूल जरूरी। मेरी जब पॉडकास्ट चलती है जी, तो उस पॉडकास्ट में रूल सुन करके लोग आते हैं मुझसे कुंडली दिखाने। जब मैंने 8वां मंगल बोला, छोटा भाई नहीं होता, होता है तो दुश्मन होता है, 100 में 90 जगह, तो मेरे पास 8वें मंगल वाले बहुत आए। जब मैंने 10वां चंद्रमा बोला, 10वां चंद्रमा माता का स्वास्थ्य खराब, कैंसर, फिर 10वें चंद्रमा वाले आए। फिर जब मैंने मिथुन राशि का बोला समय खराब चल, केवल मिथुन राशि वाले आए। जब मैंने कुंभ राशि बोला, केवल कुंभ राशि वाले आए। तो मेरी वो पॉडकास्ट अगर 20 लाख लोग देखते हैं तो जिनकी वो ग्रह स्थिति वहां होती है वो आते हैं कुंडली दिखाने। अब मैं रूल के साथ बात करता हूं। मेरी पॉडकास्ट की जो खासियत है कि उसमें आपको 15-20 रूल मिल जाएंगे, तभी लोगों का विश्वास बढ़ता है। और मेरे पॉडकास्ट से ज्योतिषी लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। कोई रूल नहीं बताता, मैं रूल बताता हूं। मैं अनंत हूं, मैं सब रूल बताऊंगा। जो सीखने में मुझे 15 साल लगे हैं, आप 15 मिनट में कैसे समझ जाओगे? सही बात है। लगाना मुझे पॉडकास्ट और करेंगे गुरुजी आगे, जिसमें हम और डीप फॉर्मूलेज ऐसे जानेंगे ज्योतिष के, जैमिनी के और नाड़ी के, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके क्या सही क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।